तो दोस्तों मैं आपको अभी तक यूट्यूब पे मैंने चैप्टर नंबर 7 तक पढ़ा दिए हैं, ठीक है। अब मैं आपको 8वां चैप्टर पढ़ाऊंगा। देखो 7 तक कैसे कंप्लीट कर सकते हैं अपन, 2 की स्पीड में देखना फटाफट से, है ना। और फिर आपदा राहत अनुक्रिया क्या होती है, जोखिम क्या होता है, संवेदनशीलता क्या होती है, उसके कारक क्या होते हैं, तैयारी रोकथाम न्यूनीकरण किस तरह से किया जा सकता है, यानी कि आपदा जब आती है तो दोस्त जो एनडीआरएफ की टीमें होती हैं, जो सेना होती है और जो स्थानीय प्रशासन होता है वो तैयारी करते हैं। रोकथाम मतलब इसको कम करने के जितना भी नुकसान हुआ है हो सकता है, इसको कम करने के क्या प्रयास किए जा सकते हैं वो रोकथाम कहलाएगा। न्यूनीकरण का मतलब है कि किसी भी जगह पर ऐसे कुछ भवन बना देना, बिल्डिंग बना देना जिससे कि भूकंप भी आए तो काफी ज्यादा नुकसान ना हो। तो आपदा के प्रभावों को कम करना ये न्यूनीकरण कहलाता है। और आपदा की तैयारी में आप समझते हैं कि तैयारी करना सबसे पहले, और रोकथाम में कि ऐसे उपाय उसमें शामिल होते हैं कि आपदा आए तो कम से कम प्रभाव पड़े, ये रोकथाम कहलाएगी, ठीक है। अब देखिए अपन चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं, 7 तक मैं अपलोड कर चुका हूं। चैप्टर नंबर 8 है क्षति का आकलन। इसके अंदर एक ही सवाल आएगा कि आप आपदा क्षति से क्या समझते हैं, आपदा क्षति से क्या समझते हैं। तो दोस्तों आपदा क्षति या फिर मैं कहूं आपदा हानि एक ही बात होती है। तो इसके अंदर अपने को याद रखना है कि जब किसी जगह पर आपदा आती है तो वहां पर जानमाल का नुकसान होता है, वहां पर सामाजिक आर्थिक पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती है, वहां पर लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित नुकसान होता है। तो उसी हानि को अपन क्या कहते हैं, आपदा क्षति कहते हैं, ठीक है, आपदा क्षति कहते हैं, राइट। या तो कितना प्रभाव उस जगह पे पड़ा है, कितना नुकसान हुआ है, देखो प्रभाव अलग है, नुकसान अलग है। अपन नुकसान की बातें कर रहे हैं तो नुकसान कितना हुआ है वो आपदा क्षति के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे अपन पढ़े कि आपदा क्षति के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो उसके एक बार तत्व देख लेते हैं। यही दोस्त आपको लिख के आना सेम टू सेम। ये वाली क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो ईयरफोन लगा के क्लास करना, मेक श्योर यू हैव एन ईयरफोन, ठीक है। तो फटाफट से अपन 12 बजे तक इसको पढ़ते हैं, फिर वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा, वीडियो भी देख लेना एग्जाम सेंटर तक जब जाओ तो। 2 बजे पेपर है अपना, ठीक है। और एक सेकंड रुको, चैप्टर नंबर, हाँ जी, आपदा क्षति यानी कि कितना उस जगह पे नुकसान हुआ है। यहाँ पे दोस्तों अगर मैं आपदा क्षति की बात करता हूँ तो इसके अंदर आवश्यक सूचनाएं एकत्रित की जाती है, मतलब डेटा कलेक्ट किए जाते हैं, किसी जगह पर कितने लोग मर गए हैं, कितने लोग फंसे हुए, कहाँ पर आग लग गई, कितने बिल्डिंग टूट गई है, इंटरनेट कट गए हैं, ठीक है, पाइपलाइन टूट गई है, गैस लाइन टूट गई है। तो ये आपदा क्षति में शामिल होता है। और दोस्तों इसमें पहले डेटा कलेक्ट किए जाते हैं, सूचनाएं कलेक्ट की जाती हैं, फिर उन सूचनाओं के आधार पर सूचनाओं की व्याख्या की जाती है, ठीक है। मतलब कि इतने लोग क्यों मरे, 2000 लोग मर गए, किस तरह से मरे। तो आंकड़ों की व्याख्या आपदा क्षति के अंदर शामिल होती है। पहले तो डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद में उस डेटा की व्याख्या की जाती है, ठीक है, या सूचनाओं की व्याख्या की जाती है, एक ही बात है। फिर उस चीज की रिपोर्ट एक बनाई जाती है, वो रिपोर्ट है दोस्तों सरकार तक जाती है, वो सेना तक जाती है, वो एनडीआरएफ टीमों तक जाती है। उसके बाद में निष्कर्ष निकालना कि इस आपदा से किस तरह से बचा जा सकता था, कहाँ पर गलतियां हुई हैं, पूर्व अनुमान लगाना, ये भी आपदा क्षति के अंदर शामिल होता है। किसी जगह पर मतलब आने वाले टाइम पर उसी जगह पर सेम आपदा आए तो नुकसान कम से कम हो, ये पूर्व अनुमान लगा लेना और उसी हिसाब से प्रयास वहां पे करना, ये भी आपदा क्षति आकलन के अंदर शामिल होता है। और इसके तहत जितने भी वहां पे डिसीजन मेकर होते हैं, निर्णयकर्ता होते हैं, प्लानर्स होते हैं, योजनाकार होते हैं, और जो चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं, नियमों को लागू करते हैं, और जो आसपास के सामुदायिक समूह है जैसे कि ग्राम पंचायतें वगैरह हैं, जिला परिषद है या नगर निगम नगर पालिका जो भी है, वो सामुदायिक समूह के अंतर्गत आएगी। और गैर सरकारी संगठन है, ठीक है, गैर सरकारी संगठन है, ये भी अपने मतलब सलाह देती हैं सरकार को, सेनाओं को ये सुझाव देती हैं और ये भी मदद करती हैं, ये आपदा क्षति के अंदर शामिल होता है। तो आप दोस्तों इस तरह से इस आंसर की शुरुआत कर सकते हैं। अब सीधा बात कर लेते हैं इसके ढांचा और पद्धतियां, यहीं से सवाल अपना आना है, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों टोटल 8 पॉइंट हैं, 8 पॉइंट रट लो, अभी रट लो कि 10 नंबर का या 20 नंबर का सवाल आया आपदा क्षति के अंतर्गत। तो सबसे पहले अपने को पॉइंट लिखना है, हेडिंग लिखना है, मानव जीवन की हानि और क्षति का आकलन, ठीक है। कितने इंसान हैं वो फंसे हुए, कितने लोग मर गए हैं, ठीक है, तो कितने लोग लापता है, ठीक है, कितने लोगों की लाशें बह गई है। जैसे कि उत्तराखंड में 2013 में जो बाढ़ आई थी दोस्तों, काफी मतलब उत्तर प्रदेश तक लाशें पहुंच गई थी। तो मृतकों की संख्या, है ना, ठीक है, लापताओं की संख्या और कितने लोग विकलांग हो चुके हैं, गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं, ये हम देखते हैं मानव जीवन की हानि में, और क्षति का आकलन हम लगाते हैं, ठीक है। ये आपको लिखना है आवासीय क्षति का आकलन। इसके अंदर दोस्तों जितने भी आपके भवनों का जो
स्ट्रक्चर होता है वो टूट जाता है, किसी मकान में दरार आ गई, कोई बिल्डिंग ध्वस्त हो गई, ठीक है। और आवासीय क्षति का आकलन करते समय हमें उस इलाके में घूमना पड़ता है, ठीक है। और वहाँ का जो मीडिया है वो फोटो वगैरह लेता है, मीडिया में पब्लिश करता है, मकानों का स्तर देखता है कि मकानों में कितना नुकसान हुआ है, वो सब आवासीय क्षति में आ जाएगा। तो आवासीय क्षति के ढांचा और पद्धति में 2 पॉइंट याद कर लिए। मानव जीवन की हानि और क्षति का आकलन, फिर आवासीय क्षति का आकलन, फिर सामुदायिक आधारित संरचनाओं का क्षति का आकलन। यानी कि दोस्तों कहीं पर अगर कोई सरकारी बिल्डिंग है उसके अंदर नुकसान होता है तो हम कहेंगे सामुदायिक आधारित संरचनाओं का नुकसान हो गया है, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों सरकारी भवनों का फोटो खींचा जाता है, सरकारी भवनों का कितना नुकसान हुआ है वो सरकार को बताने की कोशिश की जाती है मीडिया के द्वारा। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है पर्यावरण की क्षति का आकलन। तो दोस्तों कितने जो पेड़ हैं वो खत्म हो गए हैं, है ना, पानी है वो प्रदूषित हो चुका है, जानवर है मर गए हैं, पेड़ पौधे हैं उनका भी नुकसान हुआ है, और कहाँ पर जमीन धंस गई है, ठीक है। और जहां पर दोस्तों काफी ज्यादा पानी इकट्ठा हो गया है और उस पानी इकट्ठा होने की वजह से मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। तो ये सब पॉइंट आपको लिखने हैं, पर्यावरण की क्षति का आकलन। पांचवा पॉइंट है दोस्तों आजीविका संबंधी क्षति का आकलन। तो जब भी कहीं पर डिजास्टर आता है, जैसे कि कहीं पर सूखा आया, तो किसानों पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि किसान के पास कमाने के दो ही तरीके होते हैं, एक तो फसल उगा करके मार्केट के अंदर बेचता है, और एक उसके पास में कुछ जानवर होते हैं जिससे कि वो दूध वगैरह प्राप्त करता है, राइट। तो जहां पर आपदा आती है तो वहां के सरकारी कर्मचारी वो भी अपना मतलब नौकरी खो बैठते हैं, क्योंकि रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, इंटरनेट कनेक्शन कट हो जाते हैं, ऑफिस नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है, सरकारी ऑफिस बंद होते हैं। इसके अलावा जो किसान वगैरह होते हैं, मजदूर वगैरह होते हैं, उनकी आजीविका पर काफी ज्यादा प्रभावित उनकी जिंदगी होती है। जैसे कि जो औद्योगिक श्रमिक होते हैं, जो कलाकार होते हैं, वो कमा नहीं पाते हैं, घर पे ही बैठे रहते हैं, ठीक है। छठा पॉइंट है दोस्तों स्वास्थ्य पर पड़ने वाला प्रभाव। तो जहां पर दोस्तों जैसे कि बाढ़ आई, उत्तराखंड के अंदर 2013 के अंदर बाढ़ आई थी, ठीक है, लास्ट वाले चैप्टर के अंदर है। तो दोस्तों वहां पर देखा गया कि काफी लोग हैं मतलब हैजे से और पैचिस से, ठीक है, मलेरिया से आदि बीमारियों से ग्रसित हो गए। और दोस्तों जहां पर जो प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको भी नुकसान पहुंचता है, परिवार है उसको भी नुकसान पहुंचता है, बीमारियों की संख्या बढ़ती चली जाती है, संक्रमित जो रोग होते हैं जो मतलब पानी वगैरह से छूने वगैरह से फैलते हैं उनकी संख्या बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो बीमारियां तो फैलती फैलती हैं, जबकि जो पहले से बीमार है वो और लोग बीमार हो जाते हैं। और जहां पर आपदा आती है जैसे कि बाढ़ आई, तो दोस्तों वहां पर ना तो हवा आ पाती है ढंग से, ना पानी की निकासी हो पाती है, ना फिर वहां पर रोशनी पहुंच पाती है। तो मानव जीवन का जो स्वास्थ्य है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। सातवां पॉइंट लिखना है आपको आपदा क्षति में, अगर 20 नंबर का सवाल आता है इसकी ढांचा और पद्धतियां। तो इसके अंदर हम आकलन कर रहे हैं। पहला पॉइंट मानव जीवन की क्षति पढ़ लिया, फिर आवासीय क्षति पढ़ लिया यानी कि घरों की क्षति, और फिर सामुदायिक आधारभूत संरचना यानी कि जो सरकारी बिल्डिंग है उनका नुकसान हुआ, फिर पर्यावरणीय क्षति, फिर आजीविका संबंधी क्षति, फिर स्वास्थ्य संबंधी क्षति, फिर आपदा के मनोसामाजिक प्रभाव। तो दोस्तों जहां पर भी दोस्तों भूकंप आते हैं, लैंडस्लाइडिंग होती है, इनकी जैसे पहाड़ों का जो मलबा होता है वो जमीन के ऊपर आ गया है, उसको अपन लैंडस्लाइडिंग कहते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है दोस्तों, जो लोग होते हैं जैसे कि बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, उनमें काफी ज्यादा गुस्सा बढ़ जाता है, काफी ज्यादा उत्तेजना आ जाती है, डर का माहौल रहता है कि अगले दिन क्या होगा, बादल फटेगा या फिर पहाड़ पत्थर गिरेंगे। तो डर भय आदि का माहौल और अनिद्रा, लोगों को नींद नहीं आती रातों रात, ठीक है, क्योंकि लोग अपने घरों के बारे में सोचते हैं, अपने जानवरों के बारे में सोचते हैं, अपने खेतों के बारे में सोचते हैं। चिंतित रहना और कामों में इंटरेस्ट नहीं लेना, डेली लाइफ से जो उनका ध्यान है वो हट जाता है, और बच्चों को बुरे सपने आते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपदा के मनोवैज्ञानिक या फिर मनोसामाजिक प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है। लास्ट में एक और पॉइंट बस यहाँ पर लिख देना अपने को, जो कामकाजी जो महिलाएं होती हैं उन पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों जो महिलाएं अपने घरों के अंदर काम करती हैं, ठीक है, हाउस वाइफ्स होती हैं या फिर वो किसी सरकारी या फिर प्राइवेट ऑफिस में काम करती है, तो दोस्तों कामकाजी महिलाओं पर इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, क्योंकि दोस्तों पानी के जो पाइप है उनका नुकसान हो जाता है, गैस पाइपलाइन उनका नुकसान हो जाता है, ठीक है, रोड ब्लॉक्स हो जाती हैं, ऑफिस नहीं पहुंच पाती है। और दोस्तों जो एक महिला महिला को दोस्तों अगर कोई घर के अंदर है, ठीक है, उसके पास बच्चे हैं, तो दूध फल सब्जी इत्यादि की आपूर्ति रुक जाती है, तो वो अपना परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाती, अपने बच्चों की नर्चरिंग नहीं कर पाती है। तो ये टोटल 8 पॉइंट है दोस्तों आपदा क्षति के अंतर्गत। अगर यहाँ से 20 नंबर का सवाल आता है तो आठों के 8 पॉइंट अपने को लिख देने हैं।
एक और चैप्टर पुनर्वास और पुनर्निर्माण और पुनरुत्थान। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको पुनर्वास का मतलब बता देता हूँ। देखो इस चैप्टर के अंदर पुनर्वास का मतलब क्या है कि आपदा आ गई है कहीं पर, जैसे कि भूकंप आ गया, उसके बाद में दोस्तों पाइप कनेक्शन ठीक करना, यानी कि जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, बुनियादी सुविधाएं होती हैं, उनको पूरा मतलब वापस चालू करना। कहीं पर अगर बिजली के तार हैं वो हट गए हैं तो उनको वापस से लगा देना। यानी कि आपदा के बाद में अगर बुनियादी सेवाओं को वापस से चालू कर दिया जाता है तो उसी को अपन पुनर्वास कहते हैं। ठीक है। और भी लिख सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि जो लोग रोगग्रस्त हो गए हैं, ठीक है, जिनको बीमारी लग चुकी है, उनकी मदद करना। और आसपास में अगर कोई बिल्डिंग गिर गई है तो वापस से उसको बनाना। ठीक है। लोगों को मेंटली सपोर्ट करना है। कोई बात नहीं है, इस बार तो आपदा आई, लेकिन अगली बार से हम ध्यान रखेंगे, सरकार के जो मैसेज है उनको भी अपन टाइम से रीड करते रहेंगे। तो पुनर्वास का मतलब आपदा के बाद में बुनियादी सेवाओं को वापस से चालू करना। इसके अंतर्गत दोस्तों 4 पॉइंट लिखे यहाँ पर: भौतिक पुनर्वास, सामाजिक पुनर्वास, आर्थिक पुनर्वास और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास। ये आप देख सकते हैं पुनर्वास में। ठीक है। तो दोस्तों फिजिकल रिहेबिलिटेशन क्या होता है? तो जहां पर दोस्तों भूकंप आ गया तो दोस्तों रेल मार्ग टूट जाता है, पटरियां उखड़ जाती हैं, सड़कें टूट जाती हैं, जल आपूर्ति ठप पड़ जाती है, संचार नेटवर्क यानी कि इंटरनेट कनेक्शन है, टेलीफोन की लाइनें हैं वो कट हो जाती हैं। तो इनको वापस से स्टार्ट करना ये भौतिक पुनर्वास के अंतर्गत आएगा। दूसरा पॉइंट है सामाजिक पुनर्वास, सोशल रिहेबिलिटेशन। इसका मतलब क्या है? मान लो कोई इंसान दुखी हो गया, डिप्रेशन में आ गया है, तो उसको खुश करना, उस तक सामान पहुंचाना, उसके परिवार की मदद करना। ठीक है। कोई बच्चा अगर स्कूल नहीं जा पा रहा है आपदा के बाद में, तो घरों में ही बच्चों को किताबें देके उनका पढ़ाई लिखाई में सपोर्ट करना। ठीक है। जो महिलाएं हैं अपने बच्चों को अच्छे से पाल पोस नहीं पा रही हैं, तो वहां तक खाद्य राशन सामग्री पहुंचाना ताकि वो तनाव से ना गुजरे। ठीक है। यानी कि समाज में रहने वाले प्रत्येक वर्ग की देखभाल हो। इसके अंदर बूढ़े लोगों की, ठीक है, विधवाओं की, विकलांगों की, बच्चों की, ये जो वंचित वर्ग के जो लोग होते हैं, ठीक है, इनकी सहायता करना ये सामाजिक पुनर्वास के अंतर्गत आएगा। आगे आर्थिक पुनर्वास। तो जिन लोगों की नौकरी जा चुकी है और उन तक रोजगार पहुंचाना, किसी भी तरह से सरकार या फिर जो निजी क्षेत्र है वो आगे आकर के मदद कर सकते हैं लोगों की, ये आर्थिक पुनर्वास कहलाएगा। मनोवैज्ञानिक पुनर्वास का मतलब है कि लोग हैं वो डर जाते हैं, भय का माहौल हो जाता है, नींद नहीं आती है लोगों को, और सदमे में जीते रहते हैं लोग आपदा के बाद में, क्योंकि बहुत भयानक मंजर होता है किसी भी आपदा का, अगर वो बहुत तगड़े तरीके से आई है। तो लोगों को दिमागी रूप से सपोर्ट करना, उनका मेंटल सपोर्ट करना, ये मनोवैज्ञानिक पुनर्वास के अंतर्गत आता है। तो पुनर्वास मतलब आपदा आ चुकी है, उसके बाद में जो बुनियादी सेवाएं होती है उनको वापस शुरुआत करना, ये क्या कहलाएगा? पुनर्वास कहलाता है। पुनर्निर्माण का मतलब क्या होता है? दोस्तों दूसरा हेडिंग पढ़ते हैं, पुनर्निर्माण। रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन इसका मतलब होता है कहीं पर आपदा आ चुकी है और उसके बाद में आपदा खत्म भी हो गई, लेकिन दोस्तों जैसे कि ट्रेन की पटरियां उखड़ चुकी हैं, सरकारी भवनें ध्वस्त हो चुके हैं, और जो हमारे जो रिहायशी घर होते हैं जहां पर इंसान रहते हैं वो भी तबाह हो चुके हैं, है ना, और उद्योग नष्ट हो चुके हैं। तो इन सबको वापस से बनाना ये क्या कहलाता है? पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन करना, वापस से बनाना। ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है दोस्तों, ये पढ़ लेते हैं। पुनर्निर्माण में ये आ सकता है, अच्छा पॉइंट है। तो इसके अंतर्गत आपको लिख देना कि सड़कों को ठीक करना, जल आपूर्ति सुनिश्चित करना, जल निकासी की व्यवस्था करना, कहीं पर पानी ब्लॉक हो गया है तो उसको निकाल देना, ड्रेनेज सिस्टम किसी शहर का अच्छा करना, और दोस्तों बिजली की जो तार होते हैं वो टूट जाते हैं खंभे, उनको ठीक करना। राइट। इसके अलावा दोस्तों परिवहन व्यवस्था को वापस से चालू करना, सड़कें वगैरह बनाना, स्वास्थ्य सेवाओं को वापस चालू करना और शिक्षा सेवाओं को वापस चालू करना। इसके अलावा दोस्तों वृद्ध आश्रम, ठीक है, उनकी देखभाल करना वृद्धों की वहां पर, और सामुदायिक केंद्र बना देना जहां पर लोग एक साथ इकट्ठा रह करके वो आपदा के प्रभावों को कम कर सके। फिर पर्यावरणीय बुनियादी संरचनाएं। तो दोस्तों जहां पर जानवर नष्ट हो चुके हैं, जहां पर पेड़ खत्म हो चुके हैं, उन जगहों से पानी निकाल कर, जैसे बाढ़ आ गई तो वापस से जानवर वहां पर स्थापित किए जाए, पेड़ पौधे लगाए जाए। यह आपका आता है भौतिक एवं आर्थिक बुनियादी संरचना विकास। तो इसके अंतर्गत और भी लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र ने एक विकास कार्यक्रम बना रखा है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? यूएनडीपी का उद्देश्य क्या था कि जितना भी पर्यावरण का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे सरकार,
जितने लोगों की नौकरी गई है उनको नौकरी दे, स्थानीय समुदाय हैं, ठीक है, वो आपदा राहत में सहायता दें, और इसके साथ में जो जितने भी लोग होते हैं उनको ट्रेनिंग दे करके मतलब अ, अस्थायी रूप से वो लोग फिर घर बना सके। देखो इतना काम तो आना चाहिए सभी को, जैसे कि लाइट फिटिंग का काम है, थोड़ा पानी वानी का नल ठीक कर देना, ये ट्रेनिंग दे सरकार। ये यूएनडीपी का एक मॉडल है, यूएनडीपी का उद्देश्य है कार्यक्रम का। ये आप लिख सकते हैं पहले पॉइंट में। फिर है पुनर्निर्माण के लिए धन का प्रबंधन, तो केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के जो पैसा है वो उस क्षेत्र तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा दोस्तों पुनर्निर्माण में आप एनडीआरएफ के बारे में लिख सकते हैं, और राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के बारे में पढ़ सकते हैं, जैसे कि उत्तराखंड के अंदर जो बाढ़ आई थी 2013 के अंदर। इसके अलावा तमिलनाडु के अंदर 2004 के अंदर एक सुनामी आई थी। इसके अलावा 1999 में 1999 में उड़ीसा के अंदर एक तूफान आया था, ठीक है। तो वहां पर भी दोस्तों राष्ट्रीय आपदा राहत कोष ने मतलब पैसे पहुंचाए थे सरकारों तक। और एनडीआरएफ की जो टीमें होती है, देखो एनडीआरएफ में टोटल 14 बटालियन होती है, सॉरी 12 बटालियन होती है, 12 बटालियन, ठीक है। तो एनडीआरएफ की टीम है, वो लोगों को रेस्क्यू करने का काम करती है, और कहीं पर तूफान, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कहीं पर महामारी फैलना, तो एनडीआरएफ की टीमें वहां पर एक्टिव हो जाती हैं और लोगों की सहायता करती हैं। ये जो एनडीआरएफ है दोस्तों, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत काम करता है एनडीआरएफ, ठीक है। तो गृह मंत्रालय इसको एनडीआरएफ को निर्देश देता है कि जैसे कि उड़ीसा में आपदा आई है तो वहां पे आप प्रयास करें, वहां पे लोगों की मदद करें। इसके अलावा दोस्तों वित्त मंत्रालय है, ठीक है, ये भी पैसे पहुंचाने का काम करता है। एक राज्य के पास में दोस्तों आपने पढ़ा होगा आपदा प्रबंधन अधिनियम, उसके तहत क्या किया गया था कि राज्य के स्तर पे राज्य आपदा प्रबंधन विभाग बनाया गया था, और केंद्र स्तर पर नेशनल राष्ट्रीय स्तर का आपदा प्रबंधन विभाग बनाया गया था। तो जो अ, राज्य के अंदर जो समितियां बनी होती हैं, ठीक है, ये भी पैसे पहुंचाने का और लोगों को आर्थिक रूप से मदद करता है। इसके अलावा दोस्तों आप और भी लिख सकते हैं एनडीआरएफ के बारे में, एसडीआरएफ यानी कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि जो राज्य आपदा प्रबंधन विभाग है उसके बारे में लिख देना, एनडीआरएफ के बारे में लिख देना, और सेंट्रल यानी कि केंद्र आपदा प्रबंधन विभाग उसके बारे में लिख देना। तो सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार है वो आर्थिक सहायता देती है और लोगों की मदद करते हैं। इस तरह से आपको चीजें लिखनी है कुल मिला के, ठीक है। आगे पढ़ते हैं अपन। देखो ये बहुत बढ़िया पॉइंट है ये। देखो आप ये समझो कि पुनर्निर्माण आ सकता है, क्योंकि इसके अंदर लिखने का बहुत कुछ है। पुनः निर्माण आ सकता है तो पॉइंट याद कर लो सिर्फ पुनर्निर्माण का। जैसे कि सरकार है दोस्तों, सरकार ने क्या बना रखा है, राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष भी बनाया गया था, ठीक है। तो ये राज्यों को मदद करता जहां पे आपदा आई है। इसके अलावा 14वां वित्त आयोग 14th फाइनेंशियल कमीशन भी बना था, उसने सिफारिशें दी थी, और उन सिफारिशों की मदद से मतलब पैसे वगैरह भी तय कर दिए गए थे, किसी भी घायल को कितना देना है, मृतक को कितना देना है। इसके अलावा दोस्तों किसी भी जिला स्तर पर पोस्ट होते हैं, जैसे कि जिला कलेक्टर, सपोज दैट यू आर ए कलेक्टर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, भारत के किसी भी जिले के आप जिला कलेक्टर है, तो आप है, आपके अथॉरिटी में उस पैसों का वितरण होगा जिला स्तर के कोष, ठीक है। तो जिला कलेक्टर वो संभालता है। इसके अलावा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, दोस्तों बहुत ही एक जबरदस्त पॉइंट लिखा हुआ यहाँ पर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। देखो जो सांसद बनते हैं ना, तो सांसद जैसे कि लोकसभा के चुनाव हुए हैं अभी, ठीक है, तो प्रत्येक सांसद के पास में 5 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा पड़े होते हैं। वो 5 करोड़ है वो अपने इलाके के विकास के लिए खर्च कर सकता है, ठीक है। और दोस्तों वो किस योजना के तहत खर्च करेगा, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, MPLADS, यहाँ पे इस स्कीम का नाम है। दोस्तों कितना शानदार पॉइंट है, कंपटीशन एग्जाम में ये सब पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, इससे भी आर्थिक सहायता की जाती है। इसके अलावा बीमा योजनाएं, लोगों का बीमा करवाया जाता है, ठीक है, जैसे कि किसानों के लिए दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनी हुई, किसी की फसल चौपट हो गई है तो फसल का आकलन करके किसानों को पैसा दिया जाता है। इसके अलावा
मौसम आधारित फसल योजना, किसी भी मौसम में कोई भी फसल तबाह हो गई है तो उसके लिए किसानों को आर्थिक सहायता मिलती है। इसके अलावा बीज फसल बीमा ये भी करवा सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड, इसका क्या काम है कि किसान बीज खरीद सकता है, उर्वरक खरीद सकता है, कीटनाशक खरीद सकता है, तो तत्कालिक रूप से वो पैसे भी इससे निकाल सकता है। दोस्तों ये सब पॉइंट पढ़ रहे हैं अपन पुनर्निर्माण में। मैं वापस से बता देता हूँ, चीजों को वापस से बनाना ये पुनर्निर्माण कहलाता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत भौतिक संरचनाएं, सेवा, सामाजिक और पर्यावरणीय संरचनाएं बनानी होती हैं। और सरकारों ने क्या विशेष प्रयास किए, जैसे कि एनडीआरएफ के बारे में लिख सकते हैं, राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के बारे में लिखना आपको, या राज्य आपदा राहत कोष एसडीआरएफ के बारे में लिखना है। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष के बारे में, 14वां वित्त आयोग के बारे में लिखना, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, और हर एक पॉइंट में दोस्तों वही लैंग्वेज वही शब्द लिखना, आप तो कोई अलग से लिखना की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि 14वां वित्त आयोग की जो सिफारिश थी उसके आधार पर पैसों का वितरण किस तरह से करना है, राज्यों को कितना देना है। जिला स्तरीय कोष जिला कलेक्टर सब संभालता है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपीएलएडीएस, मैंने आपको बता दिया है कि सांसद के पास 5 करोड़ पड़े होते हैं, वो अपने हिसाब से डेवलपमेंट करता है, वो डिजास्टर के लिए भी दे सकता है। फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, अब जैसे कि कहीं पे आया था अभी हाल फिलहाल भूकंप वगैरह, शायद सॉरी ये भूस्खलन हिमाचल प्रदेश, तो दोस्तों पेटीएम फोन पे पर एक ऑप्शन आया था कि आप 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये दे सकते हो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के अंदर। राइट, फिर बीमा योजनाएं, उसके अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लिख देनी है, और बीज फसल बीमा योजना लिख देनी है, किसान क्रेडिट कार्ड लिख देना है। ये सब आपको पॉइंट किस में लिखने हैं, पुनः निर्माण में, रिकंस्ट्रक्शन में। पुनरुत्थान, दोस्तों लास्ट एक पॉइंट बच रहा है। पुनरुत्थान क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा समाज और राष्ट्र की आपदा के बाद में कार्य करने के लिए उपयुक्त स्थिति में वापस आने में सहायता की जाती है। तो देखिए जैसे कि सड़कें टूट गई, ठीक है, पाइपलाइन टूट गई है, ठीक है, स्कूल तबाह हो गए हैं, और जितने भी बुनियादी संरचना हो गई है, नष्ट हो गई है, ठीक है, उनको वापस से बनाना ताकि देश है सुचारू रूप से उसी स्थिति में आ जाए। तो पुनरुत्थान क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर कोई भी देश है वो सामान्य स्थिति में लौट आता है। जैसे कि दोस्तों जापान में अक्सर भूकंप आते रहते हैं, लेकिन जापान है वो पूरी दुनिया का एक आदर्श देश है, आइडियल कंट्री है, कि वो डिजास्टर को बहुत ज्यादा सहता है। ठीक है, हर बार सहता है, क्योंकि वो वहां पे आइलैंड ही आइलैंड है, टापू देश है। तो वहां पे दोस्तों बहुत फटाफट से चीजें बना ली जाती है और देश उसी स्थिति में आ जाता है। ये पुनरुत्थान कहलाता है। पुनरुत्थान में क्या क्या समस्याएं आती है आगे लिखा हुआ है। तो पुनरुत्थान कार्यक्रम बनाती है सरकार, जैसे कि लोगों का घर उजड़ चुका है, ठीक है, लोगों को घर वापस से बनाना है, लेकिन दोस्तों भ्रष्टाचार हो जाता है वहां पर। इसके बाद में सरकार के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें लागू करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, सरकार है वो सूचनाएं पहुंचा नहीं पाती है, आपदा आने के बाद में सरकारी तंत्र वो अच्छे से काम नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी जो कार्य प्रणाली काफी ज्यादा स्लो होती है, क्योंकि अपन जानते हैं सरकारी काम धीरे होते हैं। तो पुनरुत्थान में ये प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, दूसरा है दोस्तों संसाधन और धन से संबंधित। तो दोस्तों कई बार पैसे नहीं रहते सरकारों के पास में। इसके अलावा विभागों के अंदर मतलब अधिकारियों के बीच में समन्वय, तालमेल, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो कई बार राजनीतिक समस्या भी आ जाती है, जैसे कि नेता आपस में लड़ने लगते हैं, किसी भी क्षेत्र में आपदा आई है, लेकिन वहां पर सब कुछ ठीक करने की बजाय लोग पार्टियों पे ही सवाल जवाब उठाने लगते हैं। तो ये राजनीतिक समस्याओं के कारण पुनरुत्थान अच्छे से नहीं हो पाता है। ठीक है, ये सब आपको लिखना है। तो चैप्टर नंबर 9 भी कंप्लीट। तो दोस्तों हमने बहुत सक्सेसफुली चैप्टर नंबर 8 और 9 कर लिया। पहले हमने आपदा क्षति के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और अब उसके बाद में मैंने आपको पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण और पहला तो पुनर्वास बताया था। ठीक है, वो इसमें भौतिक पुनर्वास, सामाजिक पुनर्वास, आर्थिक पुनर्वास, मनोवैज्ञानिक पुनर्वास शामिल था। उसके बाद में पुनर्निर्माण, वापस से चीजों को बनाना। उसके बाद में पुनरुत्थान, यानी कि वापस उसी स्थिति में देश आ जाए, उस प्रक्रिया का नाम होता है पुनरुत्थान। अब आगे पढ़ते हैं दोस्तों जलवायु परिवर्तन। तो आपको मैं बता देता हूं, जिस तरह से इंसानों का लालच बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से इंसानों की आबादी बढ़ती जा रही है, तो उसकी वजह से जंगल कट रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों का बहुत तेजी से दोहन हो रहा है। ठीक है, तो इसके वजह से हमने क्या कर दिया, काफी ज्यादा पॉल्यूशन फैला दिया है धरती पर, काफी ज्यादा कचरा फैल गया है, और उसके वजह से वायुमंडल में दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों की जो संख्या है, उनकी जो क्वांटिटी है, जैसे कि मीथेन गैस है, जल वाष्प है, ठीक है, और सल्फर के ऑक्साइड है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इनकी जो संख्या है वो बढ़ गई है। अब लोग घरों के अंदर एसी वगैरह
लगा के रखते हैं, फ्रिज भी रखते हैं, लेकिन दोस्तों उन्हीं ऐसी फ्रिज से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होती है जो कि वायुमंडल के अंदर बनी रहती है। तो ग्रीन हाउस गैस क्या करती है, सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, रेडिएशंस हैं, उनको वो ट्रैप कर लेती है, उनको अवशोषित कर लेती है। इसलिए दोस्तों दिल्ली का जो टेम्परेचर है वो 52 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। 52 डिग्री में दोस्तों क्या ही बचेगा। ठीक है, काफी लोगों की इसमें मौतें हुई और काफी ज्यादा जानवरों को और पेड़ पौधों को भी इसमें नुकसान हुआ। तो ग्रीन हाउस जो गैसें हैं वो जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती है। इससे क्या होता है, धरती का जो तापमान है वो भी बढ़ जाता है। इस घटना को अपन क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि वैश्विक तापन। उसके कारण से क्या समस्याएं सामने आती है, जो दोस्तों ग्लेशियर है वो बहुत तेजी से मतलब पिघल रहा है। ठीक है, और इसके वजह से समुद्र का जो जल स्तर है वो भी लगातार बढ़ रहा है। इससे क्या होगा, आने वाले दोस्तों 10 सालों में, 15 सालों में जो टापू देश है, जो टापू या तटीय राज्य हैं, वो सबसे पहले जल में, पानी में पूरी तरह से डूब जाएंगे, समा जाएंगे। तो इसके अंदर का दोस्तों अपने को लिखना क्या है, इसी तरह से लिखना है। देखो यहाँ पर मौसम क्या होता है और जलवायु क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। मौसम किसी भी क्षेत्र की जो प्रतिदिन की जो स्थितियां होती हैं वो मौसम कहलाता है। जैसे कि आज का जो टेम्परेचर मैं कहूँ 35 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो गया मौसम। ठीक है, और आसमान है बिल्कुल साफ है, ठीक है, ड्राई है, ठीक है, शुष्क हवाएं, गर्म हवाएं बह रही है, ये मौसम हो गया। तो किसी भी इलाके का अगर एक दिन की स्थिति आपको बतानी है तो मौसम कहलाती है। जलवायु, जैसे कि इसी इलाके, जैसे जहां पे मैं रहता हूँ, साल भर में मौसम किस किस तरह बदला, किस तरह का मौसम आया, तो औसत मौसम की दशाओं को क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। समझ में आ गया। तो आगे पढ़ते हैं जलवायु परिवर्तन। तो दोस्तों जलवायु परिवर्तन काफी सालों में होता है, एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन में किसी भी क्षेत्र की जो जलवायु की दशाएं हैं वो बदल जाती है। जैसे कि कहीं पे बर्फ पड़ती थी, काफी ज्यादा, मतलब काफी ज्यादा बर्फ पड़ती थी, अब बर्फ नहीं पड़ती, वहां पे गर्मी पड़ रही है। राजस्थान के अंदर सूखा है, सब रेगिस्तान है, लेकिन यहाँ पे बाढ़ आ गई। तो ये क्या है, जलवायु परिवर्तन ही तो है। ठीक है, पेड़ पौधों के फूल फल सितंबर में आने चाहिए, आ रहे हैं उनके मार्च में, ये क्या है, जलवायु परिवर्तन। तो सबसे पहले जलवायु परिवर्तन के बारे में दोस्तों एक ढांचा बना था, एक उसका नाम था UNFCCC। UNFCCC एक ढांचा था ये, ठीक है, जो कि 1992 में बना था। जलवायु परिवर्तन को इसमें बताया गया था सबसे पहली बार। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों एक IPCC नाम का भी एक नियमों का सेट आया, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो उसके अंदर काफी सारे लोगों, काफी सारे देशों ने उसमें चर्चा की थी। ध्यान दें, जो 1992 के अंदर पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ठीक है, अर्थ समिट हुआ था, उसी के अंदर UNFCCC इस ढांचे को बनाया गया, और उसी में इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, अंतर सरकारी जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। तो पृथ्वी सम्मेलन में दो चीजें बनाई गई, UNFCCC और IPCC, ये आपको याद रखना है। जलवायु परिवर्तन के क्या प्रभाव होते हैं, एक तो पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो बढ़ रहा है, जल स्तर बढ़ रहा है, जैव विविधता पर काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है, और दोस्तों जो खेती बाड़ी होती है उसमें भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। और इसके अलावा पेड़ पौधों पर, इंसानों पर, सरकारी भवनों पर, ठीक है, और ऐतिहासिक इमारतों पर काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। जलवायु परिवर्तन में ध्यान दें, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लिखना है। ग्रीन हाउस गैसों की जो संख्या वो बढ़ गई है, वायुमंडल के अंदर बनी रहती है, सूर्य की विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं, वो विकिरण वहीं पे बने रहते हैं, धरती का तापमान बढ़ जाता है। इसी तरह से आपको लिखना है। ठीक है, उद्योगों से और गाड़ियों से लगातार धुआं है वो उत्सर्जित होता है। उस धुआं के अंदर होता क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जल वाष्प होती है, उसके अंदर सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड रहते हैं, वो सब वायुमंडल के अंदर अपने आसपास ही घूमते रहते हैं। इसके वजह से ओजोन परत है, उस ओजोन परत है, उसका भी नुकसान हो रहा है, यानी कि डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर है, इसकी भी जो फिनोमिना है वो फिलहाल हो रही है। तो ओजोन परत हमें पराबैंगनी किरणों के हानिकारक नुकसानों से पहुंचाती है, स्किन कैंसर नहीं होता है। नहीं तो ओजोन परत ना हो तो सबको स्किन कैंसर हो जाए, इंसानों को मर जाए सब, ठीक है, त्वचा झुलस जाए। तो दोस्तों कई बार बहुत तेज धूप में निकलते हैं ना, तो जब घर पे आते हैं तो हमारी जो स्किन है काफी ड्राई पड़ जाती है, और चेहरे की जो स्किन है
काफी सॉफ्ट होने के कारण वो झुलस जाती है, ठीक है, उसको सनबर्न की समस्या भी कहते हैं। तो ये सनबर्न क्यों हो रहा है लोगों को, ये स्किन प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ओजोन परत का नुकसान हो रहा है। आगे लिख सकते हैं परमाणु दुर्घटना और परमाणु विध्वंस। तो दोस्तों जिस तरह से जीवाश्म ईंधन को हमने बहुत ज्यादा गाड़ियों के अंदर डाल डाल के धुआं है वो गाड़ियों से निकला है, उसके बाद में दोस्तों परमाणु दुर्घटना और परमाणु विध्वंस भी जिम्मेदार है। जैसे कि सभी देश हैं वो परमाणु बम बनाते हैं लगभग आज के टाइम पे हथियारों की होड़ में, तो उससे भी जलवायु परिवर्तन होता है क्योंकि काफी हानिकारक गैसें निकलती हैं। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन की ओर संवेदनशीलता, तो इसके अंदर दोस्तों बस 2-4 पॉइंट अपने को लिखने हैं। पहला है संवेदनशीलता, मैं आपको बता देता हूं। संवेदनशील देखो, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आपको UNFCCC IPCC लिखना है, और ये 1992 के अंदर बना था। खत्म पहला पॉइंट। धरती पर क्या क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं जलवायु परिवर्तन के, वो लिखना है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि धरती का तापमान बढ़ रहा है, वो लिखना है। अम्ल वर्षा, एसिड रेन, जानते हो ना एसिड रेन, जिससे कि मतलब जैसे कि आपको बताऊं कि सल्फर का जो ऑक्साइड होता है SO2 वो पानी के साथ अगर अभिक्रिया कर लेता है तो इससे गंधक का अम्ल बनता है, गंधक का अम्ल बनता है H2SO4। और दोस्तों गंधक का अम्ल बरसात के पानी के साथ में आता है तो ऐतिहासिक इमारतें जैसे कि ताजमहल, उसका जो पत्थर है संगमरमर का काफी ज्यादा सफेद है, काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है, वो पीला पड़ रहा है, ठीक है। तो अम्ल वर्षा से जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी और ऐतिहासिक इमारतों का नुकसान होता है, ये आपको लिख देना है। इसके बाद में ओजोन परत का नुकसान हो रहा है, और परमाणु दुर्घटना की वजह से परमाणु विकिरणें हैं वो वायुमंडल के अंदर घूमती रहती हैं और जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इस तरह से आपको लिखना है। तो चैप्टर नंबर 10 में हमने क्या क्या समझा कि भारत सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं जलवायु परिवर्तन के प्रति। तो मैंने आपको बताया कि भारत सरकार ने 2008 में NAPCC बनाया था, यानी कि भारत की राष्ट्रीय कार्रवाई योजना। इसके अलावा दोस्तों हम पृथ्वी सम्मेलन की बात मानते हैं, इसके अलावा जो COP की बैठकें होती हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, उसकी बातें मानते हैं, ठीक है। और एक ढांचा बना हुआ है UNFCCC, उसकी बातें मानते हैं। इसके अलावा IPCC की बातें भारत सरकार मानती है। समझ में आ गया। और आपको मैंने बताया जलवायु परिवर्तन की संवेदनशीलता, उसमें ये याद रखना कि लोग मतलब जो भारत और पूरी दुनिया है काफी ज्यादा सेंसिटिव हो गई है डिजास्टर के प्रति, ठीक है। भारत में भी कृषि, वन, पर्यटन, पशुपालन, मछली पालन ये काफी ज्यादा प्रभावित होता है, ठीक है। ये सब लिखना है। इसके अलावा वो मैंने आपको बता दिया है कि जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड कोई भी 20 नंबर का सवाल आता है तो जलवायु परिवर्तन किसे कहते हैं वो लिख देना, पृथ्वी सम्मेलन के बारे में लिख देना थोड़ा, उसके अंदर जलवायु परिवर्तन के बारे में पहली बार चर्चा की गई थी। फिर उसी में दोस्तों दो चीजें बनी थी पृथ्वी सम्मेलन में, UNFCCC, ये देखो ये लिखा हुआ UNFCCC, ठीक है, और IPCC बना। उसके बाद में जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव पर लिखने आपको, ठीक है। और उसके बाद में वैश्विक तापन के बारे में लिखना है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लिखना है, एसिड रेन के बारे में लिख देना, ओजोन परत के नुकसान के बारे में लिख देना, परमाणु दुर्घटना के बारे में लिख देना कि इससे भी जलवायु परिवर्तन होता है। बस यही है अपना चैप्टर नंबर 10। आपदाएं और विकास, चैप्टर नंबर 11 पढ़ लेते हैं दोस्तों। अभी तक अपन ने 8, 9, 10 3 चैप्टर पढ़ लिए। आपदाएं और विकास में पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों किस तरह से जहां पर आपदा आती है वहां पर विकास के कार्य किए जाते हैं, ठीक है। और आधारभूत संरचना का विकास किया जाता है, जैसे कि काफी सारी बुनियादी संरचनाएं, जैसे कि कहीं पर सड़क टूट गई है उसका वापस से उसको बनाना, कहीं पर रेल नेटवर्क तबाह हो गया है रेल नेटवर्क को ठीक करना, इंटरनेट की लाइन ठीक करना, बिजली की लाइन ठीक करना, है ना। और घरों को वापस से बनाना, उसके अंदर निजी घर भी हो सकते हैं और सरकारी भवन भी हो सकते हैं। तो ये कुछ बुनियादी संरचनाएं आधारभूत संरचना के विकास में आ जाती है। इसके अलावा पर्यावरणीय बुनियादी संरचना उसका भी देख लेते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि जहां पर भी डिजास्टर आती है वहां पर डेवलपमेंट के जो काम है वो किस तरह से किए जाए ताकि जो समाज में रहने वाले जो लोग हैं उनकी जिंदगियों पर कम से कम असर पड़े, वापस से अपनी उनकी जो जिंदगी है वो पटरी पे लौट आए, ठीक है। सीधा अपन सवाल पे आते हैं। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि देखो आपदा और विकास से संबंधित कुछ भी सवाल आता है ना तो आपको ये लिखना है कि कहीं पर अगर आपदा आती है
वहां पर बुनियादी अवसंरचनाएं, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो नष्ट हो जाता है। और दोस्तों वो बनाने की काफी ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि लोग हैं वो अवसाद की स्थिति में, निराशा की स्थिति में जा सकते हैं। इसलिए घरों को वापस बनाना, सड़कों को वापस से बनाना, इंटरनेट पाइपलाइन, इनको वापस से ठीक करना, ये विकास में शामिल हो सकते हैं। अब इसके लिए सरकारें हैं वो स्ट्रेटजी, रणनीतियां बनाती हैं, विकास कैसे करना है। तो दोस्तों विकास कार्यक्रम चलाती है केंद्र सरकार, ठीक है, और राज्य सरकार क्या चलाती है, विकास के कार्यक्रम। क्योंकि दोस्तों जैसे कि कोई अमीर आदमी है, बैंक के अंदर पहले से ही करोड़ों रुपए पड़े हुए, उसको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, वो तो देश छोड़ के भी या फिर दूसरे राज्य में शिफ्ट हो सकता है आराम से। लेकिन दोस्तों कोई गरीब आदमी है, कोई हाशिए पर रखा हुआ आदमी है, जैसे कि कोई महिला है, ठीक है, कोई दलित है, कोई विकलांग है, कोई विधवा है, वो कहाँ पे जाएगी अपना घर जमीन छोड़ करके। समाज के अंदर जो रहने वाले वंचित वर्ग के समूह हैं, उनको उभारने के लिए सरकार की प्रायोरिटी रहती है कि उनको सबसे जल्दी उभारा जाए, रिकवर किया जाए। तो उनके लिए विकास कार्यक्रम चलवाती है सरकार। तो सबसे पहले सरकार क्या करती है, इन कार्यक्रमों के तहत सार्वजनिक जागरूकता का काम करती है कि सरकार की ये योजना है, सरकार आने वाले टाइम पर ये सब काम आपके इलाके में करने वाली है, ठीक है। शहरों में क्या होता है दोस्तों, शहरों के अंदर तो और ज्यादा त्रासदी आ जाती है। अब जैसे भारत के अधिकांश शहर देखो आप, अनप्लान्ड बने हुए हैं, जिसका जहां पर मन हुआ उसने वहां पर बिल्डिंग खड़ी कर दी, नालियां चौक हो जाती हैं, सड़कें नहीं होती, बहुत सटक के मतलब चिपा के मकान बनाए जाते हैं, जहां तक मैंने देखा है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, आग लग जाती है, तब भी फायर ब्रिगेड की टीम वहां पे पहुंच नहीं पाती है, ठीक है। और वहां पर और जो सरकारी वाहन है वो भी वहां पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो शहरों के अंदर दोस्तों सरकार है वो इस तरह से व्यवस्थाएं देने का काम करती है कि सबसे पहले वहां से प्रभावित लोगों को बाहर निकाला जाए, वहां से वापस से अवसंरचना पर काम किया जाए। कोई अगर बिल्डिंग के अंदर दरार है, कोई बिल्डिंग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, हॉस्पिटल खत्म हो चुका है, उस चीजों को धीरे धीरे वापस से बनाना, और इस तरह से बनाना ताकि अगली बार से कोई डिजास्टर आए तो वहां के जो लोग हैं वो सुरक्षित महसूस करें, वहां से निकल सके। तो जहां पर दोस्तों बहुत तेज हवाएं चलती हैं, तूफान चलते हैं, जहां पर जमीन खिसक जाती है, गड्ढे बन जाते हैं, तो वहां पर दोस्तों सरकार विकास कार्यक्रमों की सहायता से पहले ही मतलब वहां पे पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित कर सकती है कि मतलब इस जगह, ये जो जगह ये आपदा के प्रति काफी ज्यादा संवेदनशील है, तो जो पर्यटक है वो यहाँ पर ध्यान से आए, ये भी विकास कार्यक्रमों में शामिल होता है। इसके अलावा दोस्तों परिवहन प्रणाली पे काम किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन वापस से दुरुस्त हो सके, ठीक है। वन वनों का जो नुकसान हुआ है उनका नुकसान की भरपाई हो, जैसे कहीं पे बांध टूट गया, कहीं पे खेत जलमग्न हो गए, तो वहां पर क्षतिपूर्ति का काम हो। इसके अलावा दोस्तों अगर मान लो कोई खतरनाक उद्योग कहाँ पे लगा हुआ है, जैसे कि दोस्तों भोपाल के अंदर गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में, काफी लोग रातों रात मर गए थे वहां पे, 8 या 10 हजार के आसपास। तो जहां पे खतरनाक केमिकल्स वाले प्लांट लगे, वहां से जनता को निकालना, ठीक है। और दोस्तों पशुधन विकास पर काम करना, कहीं पे जानवर खत्म हो गए, उनको चारा नहीं मिल रहा है, तो उनको उपलब्ध करवाने, ये भी विकास कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। इसके अलावा दोस्तों विकास कार्यक्रमों में और क्या लिख सकते हैं आप, कि सरकार है ना वो दो प्रकार के कार्यक्रम चला सकती है। एक तो अल्पकालिक, ठीक है, देखो अपने मन से लिखना है, किताब की लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं लिखनी, बिल्कुल नहीं रटना। विकास कार्यक्रमों में सरकार है वो अल्पकालिक यानी कि थोड़े समय के लिए कोई अपनी योजना चला सकती है, और दीर्घ काल के लिए कोई योजना चला सकती है। तो अल्पकालिक में क्या होता है, जैसे कि इंटरनेट लाइंस को ठीक कर दिया, है ना, पानी की और जो गैस पाइपलाइन है उनको तुरंत ठीक कर दिया। दीर्घकालिक में क्या हो सकता है, मतलब लोगों को ट्रेनिंग वगैरह देना कि अगर तुम्हारे इलाके के अंदर भूकंप आए तो कैसे तुम लोगों को बचना है, ठीक है। सरकार की योजनाएं बताना और सरकार के विशेष प्रयास के द्वारा दीर्घकालिक उपाय किए जाते हैं, ठीक है। तो विकास के अब पहले के अवसर में आपदाएं और पढ़ लेते हैं। हाँ, दीर्घकालिक में और क्या कर सकते हैं कि सरकार है वहां का जो राजनीतिक वातावरण है कि पार्टियां आपस में लड़ती रहती है, नेता है वो एक दूसरे पे इल्जाम लगाते रहते हैं, तो सभी जो पार्टियां हैं वो अपनी पार्टियों को भूल करके आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मदद करे। तो एक स्वस्थ राजनीतिक वातावरण तैयार करने की कोशिश की जाती है दीर्घकालिक उपायों के अंदर। और कम से कम है ना वहां की जो जनता है उनको स्किल सिखा के, ट्रेनिंग सिखा करके, है ना, आपदा के प्रति
उनको जागरूक करवाया जाए। देखो इस सवाल से अगर कोई भी विकास से संबंधित सवाल आता है ना, तो आपको यही सब लिखना है कि सड़क, पानी, जल, जल निकासी, बिजली, इनको दुरुस्त करना, इनको मरम्मत करना। इसके अलावा परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन व्यवस्था को वापस से स्टार्ट करना। तो जो मैंने आपको बताया था ना पुनर्वास वाले के अंदर, तो वही वाले पॉइंट लिखना है इसके अंदर। सामाजिक क्षेत्र की सेवाओं को वापस से चालू करना, ठीक है। प्राथमिक सेवा देखभाल, यानी कि दोस्तों अगर किसी इलाके के अंदर काफी ज्यादा जो महिलाएं रहती हैं, ठीक है, और उन महिलाओं के अंदर काफी ज्यादा प्रेग्नेंट वुमेन भी हैं, राइट, और बच्चे भी रहते हैं, तो उनके स्वास्थ्य को विशेष रूप से सरकार ध्यान देना। वृद्धा आश्रम पे सरकार ध्यान दे, सामुदायिक केंद्र स्थापित करे। इसके अलावा दोस्तों पर्यावरणीय परिस्थितियों का निर्माण करे, यानी कि जानवरों के लिए कुछ चारा वारा पानी वानी की व्यवस्था सरकार करे, घायल जानवरों का उपचार करे। ये सब आपको विकास के अंदर शामिल करना है। अब देखो मैं आपको और जबरदस्त पॉइंट बताता हूं कि आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। तो ये कंटेंट है, देखो मैं वापस से वही बात रिपीट कर रहा हूं ना कि आपको इग्नू की जो किताबें है ना, अगर इसका वैल्यू समझ गए तो दोस्तों कोई भी एग्जाम आप फाइट कर सकते हैं। दोस्तों कितने मस्त पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि भारत सरकार की जो मतलब अगर भारत सरकार मतलब जानवरों का भला करना चाहती है, तो एक अंतरराष्ट्रीय संधि है साइट्स साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो दोस्तों जहां पर आपदा आती है ना, वहां पर कुछ दुर्लभ प्रकार के जानवर मर जाते हैं, लेकिन कितने लोग लालची होते हैं, कितने जाहिल टाइप के लोग होते हैं कि उन जानवरों की खाल, उनके नाखून, उनकी हड्डियां वो दूसरे देशों के अंदर बेच आते हैं, ठीक है। तो भारत सरकार उन दुर्लभ जानवरों को बचाने के लिए साइट्स नाम की समझौता कर रखा है 1975 के अंदर। इसके अलावा बेसिल कन्वेंशन ऑन ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डर वेस्ट, बेसिल कन्वेंशन इसको कहते हैं, बेसल, तो यहाँ पे बेसिल नहीं है, मिस प्रिंटेड है, बेसल कन्वेंशन है। देखो बेसल कन्वेंशन क्या है, अगर कोई खतरनाक अपशिष्ट एक जगह से दूसरी जगह आ रहा है तो उसकी हैंडलिंग कैसे करनी है कि वो सुरक्षित दूसरे देश में चला जाए, इसको बेसल कन्वेंशन कहते हैं, समझौता एक तरह का। तो आपदा के दौरान क्या होता है दोस्तों, ये जो जहाजें खड़ी होती हैं दूसरे देशों से, जो जहाजें आई हुई रहती हैं, ठीक है, जैसे कि गुजरात के अंदर जहाज खड़ी है ब्रिटेन की, उसके अंदर बहुत खतरनाक केमिकल्स है, वहां पे तूफान आया, वो जहाज का पूरा केमिकल समुद्र के अंदर डूब गया, तो वहां पर मछलियां मर गई, आसपास के लोग हैं वो भी मर सकते हैं। तो बेसिल कन्वेंशन साइट्स याद रखना। इसके अलावा भारत सरकार ने सीबीडी पर साइन कर रखे हैं, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता पर कन्वेंशन पे साइन कर रखे हैं। इसके तहत हम जैव विविधता को बचाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से जो हमारी भारत सरकार है वो पर्यावरणीय विकास पर काम करती है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जलवायु परिवर्तन पर कन्वेंशन है ना, ये भी आपको लिख देना, क्योटो प्रोटोकॉल लिख सकते हैं। ये सब पॉइंट है ना, मैं आपको पर्यावरणीय विकास के बता रहा हूं कि पर्यावरण को दुरुस्त करने के लिए सरकार क्या क्या प्रयास कर सकती है। साइट्स ध्यान रखना, बेसल कन्वेंशन ध्यान रखना, खतरनाक अपशिष्ट वाला, जैविक विविधता पर कन्वेंशन ये ध्यान रखना, जलवायु परिवर्तन पर कन्वेंशन ये ध्यान रखना, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल ध्यान रखना, राइट। और दोस्तों दुनिया के अंदर रेगिस्तान लगातार फैलते जा रहे हैं, उसके लिए मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए भी सम्मेलन भारत सरकार ने साइन कर रहे हुए हैं। इसके अलावा समुद्र के कानून पे कन्वेंशन बने हुए, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों पर रोक लगी हुई है, क्योंकि इस भारत सरकार ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे साइन कर रखे हैं। 1987 में हुआ था साइन, ये समझ में आ गया। तो आपको विकास और आपदा से संबंधित कोई भी सवाल है तो पहला सवाल तो उत्तर इसी से स्टार्ट कर देना, ठीक है। सड़क, पानी, जल निकासी, बिजली, फिर परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, फिर सामाजिक क्षेत्र की सेवाएं, प्राथमिक सेवा से देखभाल, वृद्धाश्रमों को ठीक करना। फिर दोस्तों बहुत बढ़िया पॉइंट लिखना पर्यावरणीय विकास के अंदर, वो तो सब आपने लिख दिए भौतिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के विकास में, लेकिन पर्यावरणीय विकास भी तो करना है, जानवरों का ध्यान भी तो रखना है, इंसान अपना ही रखता है, जानवरों का भी रखना है, पेड़ पौधों का भी रखना है, और हमारे आसपास जो पारिस्थितिक प्रणाली स्थित होती है, कहीं पर वेटलैंड का नुकसान हो गया, कहीं पर रेगिस्तान बढ़ रहा है, ठीक है, किसी भी आपदा आने के कारण दोस्तों उसको भी ठीक करना है। इसके लिए साइट्स याद रखना, बेसल कन्वेंशन, सीबीडी याद रखना, जैविक विविधता पर कन्वेंशन, जलवायु परिवर्तन पे कन्वेंशन ध्यान रखना, जो कि हमने जून 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में अपनाया था। इसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल याद रखना, वो भी जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद रखना, ओजोन परत को जो गैसें नुकसान पहुंचाती है उनकी संख्या में कमी लाना, इसके लिए 1987 में ऑस्ट्रिया की राजधानी मॉन्ट्रियल में कन्वेंशन हुआ था। समुद्र के कानून पे कन्वेंशन, ये याद रखना है। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए सरकार विशेष प्रयास कर रही है, ये याद रखना है। तो ये आपको मैंने बता दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मुझे लगता है कि यार एक और सवाल है ना, वैसे अब इस टाइम पे याद होगा नहीं है, लेकिन आ सकता है ये। आपदा जोखिम न्यूनीकरण को मुख्य धारा में लाने के वैधानिक प्रयास, ठीक है। देखो सरकार ने 2005 के अंदर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया था, जिसमें काफी सारे सेक्शन यानी कि काफी सारे धाराएं दी हुई हैं, जैसे कि धारा 6, 18, 22, 23 में और 30, ठीक है। तो ये अभी याद नहीं होगा, लेकिन अगर मान लो कहीं पर आप फंस जाओ, आपको और ज्यादा आंसर नहीं आ रहे हैं, तो इस सवाल को भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। धारा 6, 18, 22, 23, 30, 31, 32, 35, 38, 39, 40, ये सब है। धारा 6, 18, 22, 23, 30, मैं भी याद कर लेता हूँ, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, ये सब धाराएं हैं किसकी? अधिनियम की, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धाराएं हैं। तो अगर ये धाराएं याद नहीं रहती है ना, तो बस आप तो मतलब लिख सकते हैं आप दोस्तों, राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के बारे में लिख सकते हैं कि मतलब सजा वगैरह मिलेगी और सरकार वापस से पुनर्निर्माण पुनरुत्थान का काम करेगी, ठीक है। और सरकारों को सलाह देगी, जैसे कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को सलाह देगी कि वो आपदा प्रबंधन पर जिला स्तर और तहसील स्तर पे काम करे। इस तरह के आप लिख सकते हो, किसी भी धारा में कुछ भी पॉइंट लिख देना। वैसे तो इस टाइम पे ये याद नहीं होंगे, लेकिन धारा 6, 18, 22 कुछ इस तरह से रट लो इनको, 31, 32, ये सब है। तो इसमें रोकथाम और न्यूनीकरण के उपाय किए जाते हैं, ठीक है। जिला स्तर पे काम करता है जिला कलेक्टर, और उसके बाद में सरकार के मंत्रालय भी काम करते हैं, जैसे कि वित्त मंत्रालय हुआ, राइट। तो भारत सरकार काफी ज्यादा निर्देश देती है, उपाय बताती है, इस तरह के पॉइंट आपको लिखना है। ऐसे सवाल है ना इमरजेंसी में अगर आप फंस जाते हो तभी अटेम्प्ट करना, अदरवाइज बिल्कुल भी अटेम्प्ट मत करना ऐसे सवालों को, क्योंकि यहाँ पर आपको एग्जैक्ट आना चाहिए कि धारा 6 के अंदर क्या लिखा है, धारा 18 के अंदर क्या लिखा हुआ है। वैसे आप इस सवाल को स्किप कर देना, ठीक है, इसी में फायदा है। एक सतत सामुदायिक विकास क्या होता है, मैं छोटा सा पॉइंट बता देता हूं आपको। सतत सामुदायिक विकास का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल कम्युनिटी डेवलपमेंट। इसका मतलब होता है कि समाज के अंदर एजुकेशन को प्रमोट करना, लोगों को अवेयर करना किसी भी डिजास्टर के प्रति। फिर हरी जगह का संरक्षण, कहीं पे घास के मैदान है जहां पे जानवर चरते हैं उसका प्रोटेक्ट करना, है ना। हमारे जल संसाधनों को बचाना, सतत कृषि का निर्माण करना, यानी कि दोस्तों कृषि से ही तो हम पेट भरते हैं। तो सतत कृषि, जहां पर सतत कृषि का मतलब होता है जैविक कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसको सपोर्ट करना। निर्माण सामग्री की पुनरावृत्ति, रिसाइकलिंग, इसका मतलब क्या है? निर्माण सामग्री की पुनः आवर्ती, जैसे कि प्लास्टिक की बोतल यूज कर ली फेंक दी, क्या होता क्या है उसका? दोस्तों लाखों सालों तक वह गलती सड़ती नहीं है, वो तो इन्वायरमेंट में रह के मिट्टी को खराब करती है, इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती है, इसलिए उसको रिसाइकल कर देना चाहिए। प्लास्टिक की बोतल से आजकल हाईवे वगैरह भी बन रहे हैं। इसके अलावा ऊर्जा का संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा पहलों का समर्थन करना, जैसे कि सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी का, विंड एनर्जी का, जियोथर्मल यानी कि भू तापीय ऊर्जा का इस्तेमाल करना, ये सब शामिल होता है सतत सामुदायिक विकास के अंदर, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया पूरा। तो इसके अंदर क्या था? विकास और आपदा थी इसके अंदर। तो दोस्तों हमारा लास्ट ब्लॉक रह रहा है 12, 13, 14 और 15। फटाफट से मैं आपको बताता हूं। देखो चैप्टर नंबर 12 से एक ही सवाल आता है, पारंपरिक मूल ज्ञान की प्रासंगिकता, ठीक है। देखो पहले के टाइम पे क्या होता था, लोग है ना, लोगों के पास में कुछ विधियां होती थी, ठीक है, जिससे कि वो किसी भी आपदा से बच जाया करते थे। जैसे कि कोई मछुआरा, उसको लगता था तूफान आने वाला है, एक दो दिन पहले तो आभास हो जाता है ना कि तेज हवाएं चल रही हैं, तूफान आ सकता है, तटों पर भारी जो जल है वो टकरा सकता है। तो दोस्तों जो पुराना ज्ञान था ना, उसकी आज के टाइम पे क्या रिलेवेंस है, वो आपको 20 नंबर के सवाल में पूछी जाएगी, और आज भी यही सवाल होगा, ठीक है। अब देखिए, देखो जैसे कि जो जंगलों के अंदर रहती हैं जनजातियां, उनके पास में दोस्तों अपना
ट्रेडिशनल नॉलेज होता है, परंपरागत ज्ञान होता है, यानी कि उनको अनुभव होता है और उस अनुभव के आधार पर वो प्रकृति के साथ में तालमेल बना करके चलते हैं। ठीक है, जितना उनको संसाधनों की आवश्यकता होती है उतना ही प्रकृति से वो ले लेते हैं। महात्मा गांधी ने भी तो कहा है कि प्रकृति आपकी आवश्यकता को पूरा कर सकती है लेकिन आपके लालच को पूरा नहीं कर सकती। दोस्तों यूपीएससी के अंदर ये निबंध भी आ चुका है, 1000 शब्दों में लिखना था। ठीक है, तो पारंपरिक मूल ज्ञान का मतलब कि जो स्थानीय समुदाय है वो अपने अनुभव के आधार पर, अपने बुजुर्गों के जो अनुभव है और खुद अनुभव जो सीखता है उसके आधार पर मतलब अपना जीवन जीता है और किसी भी आपदा से खुद को सुरक्षित, अपने परिवार को सुरक्षित रखता है अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने अनुभव के माध्यम से। पारंपरिक मूल ज्ञान के आधार पर किसी भी आपदा से बचा जा सकता है, ये लिखना है अपने को। ठीक है, आगे अपन टू द पॉइंट ही बात कर लेते हैं। जो सवाल आ सकता है कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण, यानी कि दोस्तों आपदा से होने वाला जो नुकसान है उसको कम कैसे किया जा सकता है, वो यहां पे बताया हुआ है। देखिए यहां पर सीधा बात करते हैं। देखो पर्यावरणीय पारंपरिक मूल ज्ञान के 3 टाइप होते हैं। पहला आता होता है टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, इकोनॉमिक नॉलेज, इन्वायरमेंटल नॉलेज, यानी कि तकनीकी ज्ञान, आर्थिक ज्ञान और पर्यावरणीय ज्ञान। तकनीकी ज्ञान क्या होता है कि देखो पारंपरिक मूल व्यक्ति आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित कुछ तथ्यों के लिए कई वर्षों से अर्जित ज्ञान का प्रयोग करते हैं, जैसे कि समुदाय का पारंपरिक मूल अभ्यास बाढ़ जलमग्न क्षेत्रों, तटीय क्षेत्रों और पर्वतीय प्रदेशों में घर व संरचना निर्माण के संदर्भ में अभी भी विद्यमान है। तो दोस्तों जो तटों के आसपास रहते हैं, है ना, हजारों सालों से उनको पता है कि जब यहाँ पे बाढ़ आती है, तूफान आती है तो मेरे को कहाँ जाना है, जानवरों को कहाँ शिफ्ट करना है। तो उसके आधार पर वो आपदा के नकारात्मक प्रभावों से बच जाता है। ये तकनीकी और प्रौद्योगिकी ज्ञान में अपने को आपको लिखना है। जैसे कि दोस्तों 2005 में बहुत ही खतरनाक भूकंप आया था, कहाँ पे, कश्मीर में। ठीक है, तो लोगों ने अपना जो पुराना ज्ञान है वो यूज करके, मतलब घरों से निकल गए या घरों में हैं तो टेबल के नीचे छुप गए या फिर किसी संरचना के नीचे छुप गए तो वो बच गए। ये तकनीकी और प्रौद्योगिकी ज्ञान में लिखना है। आर्थिक ज्ञान का मतलब क्या होता है कि लोग है ना, जैसे कि उनको पता है कि सूखा पड़ने वाला है, बरसात नहीं हुई है और यही सूखा लंबे समय तक पड़ा तो ये अकाल माना जाएगा। अकाल में क्या होता है, जानवरों के लिए बिल्कुल भी हरा चारा नहीं बचता है। हरा चारा क्या, सूखा चारा भी खत्म हो जाता है, पानी खत्म हो जाता है, तो जानवर के लिए पानी नहीं रहेगा, इंसान के लिए भी नहीं रहेगा और खेती के लिए भी नहीं रहेगा। तो इंसान क्या करता है, अपने पुराना ज्ञान के आधार पर वो क्या करता है, काफी दिनों का राशन है वो जुटा लेता है। ठीक है, वस्तुएं जुटा लेता है, कुछ पैसे वो जुटा लेता है या फिर वो शहर की तरफ चला जाता है। देखो जैसे कि राजस्थान में लोग किस तरह से सरवाइव करते हैं, ये खेती बाड़ी तो इतना ज्यादा होता नहीं, तो अपने पास में काफी सारी बकरियां, काफी सारे भेड़ रखते हैं, यानी कि पशुपालन का काम करते हैं। ठीक है, और कुछ इस प्रकार की फसलें उगाते हैं जिनसे उनको आर्थिक लाभ ज्यादा होता है, जिनमें पानी ज्यादा नहीं लगता है, जैसे कि जीरा उगा लेंगे राजस्थान के लोग, जीरा, ठीक है, सब्जी में डालने वाला, और कपास उगा लेंगे, राइट, सूरजमुखी की खेती कर लेंगे, सनफ्लावर के सीड्स की, है ना, अलसी के सीड्स की खेती कर लेंगे। तो इस तरह से अपने पूर्वजों के ज्ञान और खुद के अनुभव के आधार पर वो आर्थिक संसाधन जुटाते हैं और आपदा से बच जाते हैं। ये आर्थिक ज्ञान के अंदर लिख के आना। पर्यावरणीय ज्ञान का मतलब क्या है, किसी भी समुदाय को पता होता है जैसे कहीं पर तूफान आने वाला है, ठीक है, तो तूफान से पेड़ वगैरह गिरेंगे, पानी वगैरह आएगा, काफी तेज हवाएं आएंगी, तो वो अपने जानवरों को और खुद को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अपने जानवरों के लिए वो पीने का पानी उपलब्ध पहले से करवा देंगे, पशुओं के लिए भोजन को पहले से इकट्ठा कर देंगे और खुद के लिए ईंधन भी पहले से इकट्ठा कर देंगे, खुद के लिए भोजन भी पहले से इकट्ठा कर लेंगे। ये पर्यावरणीय ज्ञान, यानी कि पर्यावरण की स्थितियों को देख करके और अपने ज्ञान और अनुभव का फायदा उठा करके वो बच जाते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि जो पुराने टाइम के जो लोग थे, ठीक है, वो किस तरह से मौसम की बेकार स्थितियों को पहले से ही समझ जाते थे। जैसे कि बादल अगर बहुत ज्यादा काले हो गए हैं, बादल अगर बहुत ज्यादा काले हो गए हैं और वो गोल हो गए हैं, ठीक है, बादलों के रंग में अचानक बदलाव आ रहा है, तो उनको पहले से ही पता चल जाता था कि बहुत तेज आंधी आने वाली है या बहुत तेज तूफान आने वाला है। तो और क्या है, बादल अगर उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो ये बाढ़ का लक्षण होता है। देखो ये चीज तो अपने को पता ही नहीं है, जो बादल होते हैं अगर वो नॉर्थ साइड चलते चले जाते हैं तो उस इलाके के अंदर बाढ़ आती है।
इसके अलावा मतलब समुद्र के अंदर तूफान कब आता है, नदी कब आती है, जब दोस्तों तालाब में जो नदी का पानी अगर मिलता है तो वो गर्म पानी, अगर तालाब का बहुत ज्यादा गर्म पानी हो जाए तो वहां पर दोस्तों क्या आ सकता है, काफी खतरनाक नदी आ सकती है वहां पे, या फिर बहुत बड़ी लहर आ जाए तटों पर या समुद्रों पर, ठीक है, तो फिर तूफान आ सकता है वहां पे। ये पुराना ज्ञान है। इसके अलावा दोस्तों आपने सुना होगा कुत्तों को और बिल्लियों को पहले से ही पता चल जाता है। देखो काफी ऐसे इंटरनेट पे वीडियोस हैं, ठीक है, कि वहां पे डॉगी है, वहां पे उसको पहले पता चल गया कि अर्थक्वेक आने वाला है, तो वो भाग गया वहां से, ठीक है। उनके पास में दोस्तों ये एक्स्ट्रा पावर भगवान ने दी है। जैसे कि जानवरों का अशांत होना, जैसे कि कुत्ता है, ठीक है, कों करने लगेगा या अपनी वो मतलब बेचैन होने लगेगा, ठीक है। जानवर है वो घास खाना ही छोड़ देते हैं। कुत्ते रहते हैं अगर कहीं पर भूकंप आने वाला है, बाढ़ आने वाली है, तो रात को चिल्लाने लगते हैं, वो रात को रोने लगते हैं। दिन में अगर कुत्ते भौंकते हैं, लगातार भौंकते हैं और बहुत डरावना सा भौंकते हैं, तो ये समझिए आप चक्रवात का वो लक्षण होता है, ठीक है। अगर जो कुत्ते होते हैं अपने खुरों से मतलब जो उनके पंजे होते हैं लगातार जमीन को कुरेदते हैं, तो इसका मतलब है कि कोई खतरनाक आपदा आने वाली है। अपनी पीठ पर चींटियों का पेड़ पर चढ़ना, हाँ जी। तो चींटियां अपने खाने के दानों को लेकर के अगर किसी पेड़ पर चढ़ती जाए तो वो समझ जाएंगी कि यहाँ पे बाढ़ आने वाली है। चींटियों में देखो इतना नॉलेज कहाँ से आ गया। इसके अलावा दोस्तों जो मधुमक्खियां होती हैं, जो बीज होती हैं, अगर वो झुंड के रूप में चक्कर लगाने लग जाए तो डिजास्टर आने वाला है, ठीक है। एक होता है दोस्तों पक्षी होता है कुरपल्स नाम से, वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, उड़ने लगता है। इसके अलावा पक्षियों का झुंड बनने लगता है, वो बार बार ऐसे चीखने चिल्लाने लगते हैं, ठीक है। मक्खियों की मच्छरों की संख्या बढ़ जाएगी, पशुओं पर कीड़ों का आक्रमण बढ़ जाएगा। इसके अलावा मछलियों का बार बार कूदना नदियों में, तालाबों में, मतलब तटों पे आना, उनका मरना पहले से ही। और मुर्गों का चिल्लाना, कौओं का चिल्लाना और उनका रात में उड़ना। कोए रात में नहीं उड़ते हैं, लेकिन अगर रात में कहीं पे उड़ रहे हो ना कोए, तो इसका मतलब वहां पे कुछ गलत अंदेशा है, कुछ गलत होने वाला है। मेंढक लगातार चिल्लाते हैं, ठीक है। लोमड़ी भौंकती रहती है दिन के ही टाइम पर, वैसे काफी चालाक होती है, रात में ही वो निकलती है शिकार वगैरह के लिए, अगर लेकिन दिन के अंदर भौंके तो समझ जाओ कुछ गलत होने वाला है। केकड़ों का घरों में आंगनों में आना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों पेड़ों का, पेड़ अगर कहीं पे ज्यादा मुड़े हुए होते हैं, इसके अलावा नहर में जंगली पौधे ज्यादा उगा दें, या फिर पवन में कीचड़दार दुर्गंध, यानी कि जो हवा है उसके जो स्मेल है, बैड स्मेल हो जाए, वहां पे बैड ऑर्डर्स आ जाए। मछुआरों द्वारा विशिष्ट प्रकार की मछलियों को पकड़ना। तो जब चक्रवात आता है ना, जैसे कि 7 दिन बाद में बहुत खतरनाक तूफान आने वाला है, चक्रवात आने वाला है, तो काफी तरह की अलग मछलियां मछुआरे पकड़ते हैं। अब किसी मछुआरे को पहले से पता है यार मैं तो रेगुलर मछली पकड़ता था, वो वाली सालमन, लेकिन आज तो मैं रंगीन मछलियां पकड़ रहा हूँ, कहाँ से आ गई। तो दोस्तों अगर वो अनपढ़ है, उसके पास में ट्रेडिशनल नॉलेज नहीं है, तो वो समझ नहीं पाएगा और वो उसी समुद्र में मारा जाएगा जहां पे 7 दिन बाद में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। ये अपन पारंपरिक मूल ज्ञान में पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपने को चीजें लिखनी है, राइट, ध्यान रखना है। एक और चैप्टर फटाफट से रीड कर लेते हैं, समुदाय आधारित प्रबंधन। अब दोस्तों 15-15 मिनट में इसको खत्म करते हैं, ठीक है, 12:15 तक एक क्लास रहेगी। देखो जल्दी पढ़ो यहाँ पे। समुदाय आधारित प्रबंधन होता क्या है, देखो कहीं पर अगर सरकार के किसी भी देश में जितने भी शासन के स्तर होते हैं, जैसे कि केंद्र स्तर पे शासन, ठीक है, राज्य स्तर पे शासन और स्थानीय स्तर पे शासन, ठीक है। इसके अलावा गैर सरकारी संगठन रहते हैं, नागरिक समाज रहते हैं और स्थानीय व्यक्ति रहते हैं। अगर ये सब मिलकर के, शासन के सभी स्तर मिलकर के, गैर सरकारी संगठन मिलकर के, नागरिक समाज मिलकर के और स्थानीय स्तर पर लोग शामिल होकर के अगर किसी आपदा से वो लड़ें, आपदा को दूर करने का प्रयास करें, तो यह क्या कहलाता है, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन कहलाता है। इसमें अपने को कुछ चीजें याद रख लेनी है, ठीक है। आप पॉइंट याद रखो सिर्फ। सीबीडीएम, सीबीडीएम कहते हैं इसको, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। तो होता क्या है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों एक जो समुदाय होता है वो अपनी क्षमता के अनुसार व्यक्तियों को ट्रेनिंग देता है, सरकारें ट्रेनिंग देती हैं और समाज को जागरूक बनाने का काम किया जाता है, समाज के कमजोर लोगों को
आपदा से लड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है सभी के द्वारा, शासन के सभी स्तरों के द्वारा, गैर सरकारी संगठनों द्वारा, सिविल सोसाइटी और स्थानीय लोगों के द्वारा। इस तरह से आपको चीजें लिखनी है। सीबीडीएम आपको समझ में आ गया है। अब सीबीडीएम की दोस्तों सिद्धांत क्या है वो आप लिख के आ सकते हैं, तब आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। जैसे कि सक्रिय भागीदारी, तो समाज के अंदर, देश के अंदर जितने भी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं जो समाज का भला चाहते हैं, ठीक है, वो सक्रिय भागीदारी करके आपदा से बचा सकते हैं लोगों को। स्थानीय संसाधनों और क्षमताओं का उपयोग करना, ठीक है, जिस भी इलाके के अंदर कोई भी बाढ़ तूफान आया है तो वहां के संसाधन और क्षमता का उपयोग करना, ये सीबीडीएम का सिद्धांत है। इसके अलावा मतलब समुदाय, जो भी समुदाय हेल्प कर रहा है किसी इलाके की, वो खुद डिसीजन लेगा। फिर क्षमता समुदाय, यानी कि इसमें क्षमताओं को बढ़ाने की बात की जाती है। संवेदन समूहों पर ध्यान देना, तो समाज के जो वंचित वर्ग है, डेप्राइव्ड सेक्शन है सोसाइटी का, तो उन पर ध्यान देना, वृद्धों पे, विकलांगों पे, विधवाओं पे ध्यान देना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये होता है सीबीडीएम का। समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन, अब आपको मैंने इसके अंदर सिद्धांत बता दिए हैं। सक्रिय भागीदारी, स्थानीय संसाधनों क्षमता को उपयोग करना, अपनी पसंद और निर्णय लेना, क्षमता समुदाय, संवेदनशील समुदाय पर ध्यान देना। इसके अलावा दोस्तों आप और क्या याद रख सकते हैं इसके अंदर, विपदा का आकलन करना, ठीक है। विपदा का आकलन मतलब कि जो खतरा अभी आ रहा है उसका प्रकृति क्या है, उसकी तीव्रता क्या है, जोखिम पर कौन से तत्व है, यानी कि कितना नुकसान हो सकता है, और आने वाले टाइम पर क्या ये आपदा फिर से आएगी, ये विपदा के आकलन में लिखाना। जोखिम आकलन के अंदर क्या आप लिख सकते हो कि कितने आयु के लोग या कितना मतलब महिला और पुरुष प्रभावित हुई है या वो लोग हो सकते हैं। जोखिम क्या होता है कि पोटेंशियल लॉस, कितना नुकसान हो सकता है, वही जोखिम आकलन कहलाता है, ठीक है। स्थानीय संस्थान का कितना नुकसान हो सकता है, पुस्तकालय, संग्रहालय, विरासत भवनों का कितना नुकसान हो सकता है। इसके अलावा कृषि और मत्स्य पालन, स्थानीय अर्थव्यवस्था, आजीविका किस तरह से प्रभावित हो सकती है, ये आपको समुदाय आधारित प्रबंधन में आपको लिखना है। 20 नंबर का कंफर्म गारंटी देता हूं मैं, ये सवाल आएगा। तो उसके अंदर पहले डेफिनेशन लिखना, फिर आप विपदा का आकलन, जोखिम आकलन, उसके बाद में क्षमता का आकलन। तो दोस्तों जैसे कि एनडीआरएफ की टीम आ गई, सेना आ गई, तो वो लोग सोचते हैं कि क्या इतनी बटालियन, क्या इतना सेना के जवान काफी है, या फिर और लोगों को बुलाए जाए या और लोगों को ट्रेनिंग दी जाए, ये क्षमता आकलन में लिख देना। समुदाय आधारित आपदा जोखिम आकलन के लिए उपकरण कौन कौन से हैं दोस्तों, कहीं पर अगर डिजास्टर आती है या आ चुकी है तो वहां पर दोस्तों जो अधिकारी होते हैं, जो स्थानीय लोग होते हैं, वो मिलकर के मौसमी कैलेंडर बनाते हैं कि इन महीनों में, इन सप्ताह में यहाँ पर ये चीज आती है, तेज हवाएं आती हैं। इसके अलावा संस्थागत विश्लेषण करना और मानचित्र बनाना, जोखिम मानचित्र बनाना, जैसे कि भारत में कितने जोन है भूकंप के, 5 जोन है, ठीक है, तो इस तरह के मानचित्र बनाना। जेंडर मानचित्र बनाना कि इतनी आयु की महिलाएं यहाँ पे रहती हैं, इतने आयु के लोग, पुरुष, बच्चे, विकलांग यहाँ पे रहते हैं, तो ये सब जेंडर मानचित्र के अंतर्गत आएगा। आजीविका और मौजूदा निपटान की कार्य नीतियां, यानी कि कितने लोगों को किस तरह से रोजगार वगैरह दिया जा सकता है। आपदा रैंकिंग, यानी कि सरकारों ने कितना प्रयास किया है, लोगों ने कितनी मदद की है वहां पर, और वो राज्य कितने स्थान पे आया है अपने देश में। ये समुदाय आधारित आपको प्रबंधन में लिख के आना है। इसके अलावा दोस्तों अगर नंबर शानदार लाने हैं, बट्टे में बट्टे लाने हैं, तो ये ग्राफ बना के आ जाना बस। राष्ट्रीय स्तर पर जिला सॉरी देखो, अधिनियम लिख के आना सबसे पहले, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अधिनियम 2005, ठीक है। उसके अंतर्गत दोस्तों समुदाय आधारित प्रबंधन भी बनाएगा, ठीक है। राज्य स्तर पर बनाया गया, जिला स्तर पे विभाग बनाया गया और केंद्र स्तर पे विभाग बनाया गया, ये आपको लिख देना है। जिला स्तर पे किस तरह से काम करता है, देखो जैसे कि आप जिला कलेक्टर हो, यू आर ए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ऑफ ए इंडियन डिस्ट्रिक्ट। तो आप, अगर आपके इलाके के अंदर बाढ़ आई है तो दोस्तों आप नगर पालिकाओं, स्थानीय निकायों में आप कोऑर्डिनेट करने का काम करेंगे। आप पंचायतों से कांटेक्ट करेंगे, पंचायत आगे गांव पंचायत से कांटेक्ट करेंगी, फिर आप गैर सरकारी संगठन से वार्डों में आप जाएंगे, शहर आपदा प्रबंधन समितियों से बातें करेंगे, और उस जिले के अंदर जितने भी स्वयं सहायक समूह हैं उनसे आप बात करेंगे। तो इस तरह से काम करता है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। प्राधिकरण मतलब अथॉरिटी, तो ये राज्य के स्तर पे भी बनी होती है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो समझ गए होंगे मेरे ख्याल से आप, ठीक है। आगे थोड़ा सा और पढ़ा देता हूं इसके अंदर, ठीक है। तो समुदाय आधारित प्रबंधन योजना के अंदर क्या क्या शामिल होता है वो थोड़ा सा पढ़ लो। तो सबसे पहले तो
मानचित्र वगैरह बना लेना, कितना नुकसान हुआ है, लोगों का खोज बचाव, लोगों को कैसे निकाला जाए, पशुओं को जानवरों को कैसे निकाला जाए, मलबे को कैसे साफ किया जाए और नुकसान उसका एक आकलन कर लेना, यह सब शामिल होता है समुदाय आधारित प्रबंधन में। तो हमारा चैप्टर नंबर 13 भी कंप्लीट। फटाफट से वो रीड कर लो। चैप्टर नंबर 14 क्या है? आपदा प्रबंधन कार्यनीतियां। ठीक है, तो देखो इसके अंदर अपने को 4 पॉइंट है, वैसे 5 ही मानो आप। देखो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे 4 प्रयास किए गए हैं कि आपदा प्रबंधन कैसे किया जाए, उसके लिए स्ट्रेटेजी यहाँ पे दी हुई है। तो 4 यहाँ पे स्ट्रेटेजी दी हुई है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जैसे कि आपदा न्यूनीकरण दशक, ये सेलिब्रेट किया जाता है। फिर योकोहामा कार्यनीति, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक और प्रयास डिजास्टर के नुकसान को रोकने के लिए। फिर ह्योगो, ये होगो है, HYOGO, ह्योगो कार्यनीति। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर सेंडाई संरचना, ये आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 4 प्रयास याद रखने हैं। फिर भारत ने अपने स्तर पे क्या किया है तो राष्ट्रीय संदर्भ में आ जाएगा, तो सब फटाफट से पढ़ लेते हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे प्रयास, ये 20 नंबर का एक सवाल बनेगा पेपर के अंदर और आएगा सवाल। पहला देख लो न्यूनीकरण दशक। तो देखो प्राकृतिक आपदाओं के प्रतिकूल प्रभाव से लोगों को बचाने के लिए 1990 के दशक को अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक घोषित किया गया। राइट, तो इसके अंदर क्या क्या बातें कही गई? राष्ट्रीय स्तर पे आपदा प्रबंधन उपायों की योजना बनाना, उसका कार्यान्वयन करना, विकास कार्यक्रमों को तैयारी करना, रोकथाम करना, राहत पुनरुत्थान के कार्य करना। विकासशील राष्ट्रों को चाहिए कि वे सामाजिक आर्थिक संरचनाओं पर ध्यान दें। फिर योकोहामा क्या रणनीति है? देखो योकोहामा जापान का एक शहर है जहां पे मई 1994 के अंदर, ठीक है, विश्व प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण पे सम्मेलन हुआ था और इसके अंतर्गत योकोहामा रणनीति बनाई गई थी। तो इस रणनीति के अंतर्गत दोस्तों सभी जोखिमों का आकलन करना शामिल होता है और जोखिम से बचाने के लिए कार्यनीतियां बनाई जाती है। योकोहामा दोस्तों बस इतना याद रखना, मई 1994 के अंदर इसको बनाया गया था जापान के शहर में। तो लोगों को आपदाओं से बचाने के लिए, निपटने के लिए, निर्णय बनाने के लिए, ठीक है, संसाधनों को जुटाने के लिए समझाया जाता है, लोगों को ट्रेनिंग स्किल्स सिखाया जाता है। वही पॉइंट आपको लिखना, बना के लिखना है सिर्फ यहाँ पे, और कुछ नहीं है। जैसे गरीबी को हटाना, ठीक है, बुनियादी संरचनाओं पे काम करना, राइट, और वंचित वर्ग को थोड़ा सुख सुविधा देना, ये आपदा न्यूनीकरण के लिए योकोहामा रणनीति में लिखना है। पहला कौन सा था? अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक, यानी कि दोस्तों पूरा 10 साल 1990 से लेकर सन 2000 ईस्वी तक पूरा जो 10 साल का टाइम पीरियड था उसको बता दिया गया ये कि आपदा न्यूनीकरण दशक है। इन 10 सालों में दुनिया की सरकारें आपदाओं को कम करने का प्रयास करेंगी, लोगों को बचाने का प्रयास करेंगी। ठीक है, और फिर अपने मन से पॉइंट बना के लिखना कि लोगों को शिक्षा देना, प्रशिक्षण देना, जागरूक करना, रोकथाम करना, ये सब। ह्योगो संरचना, ह्योगो संरचना क्या है? 2005 में ह्योगो एक सिटी का नाम है, वहां पर आपदा न्यूनीकरण पे विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया था, वहां पे ह्योगो संरचना बनाई गई। बस आपको ये याद रख लेना, 2005 में ह्योगो संरचना बनी थी। तो इसके अंतर्गत वही शामिल आपको लिखना है, वही पॉइंट पहले से रटे हुए, और आप टैलेंटेड लिख सकते हैं, जैसे कि आपदा रोकथाम, न्यूनीकरण तैयारी करना, संवेदनशीलता को कम करना, सतत विकास की नीतियों को बनाना, योजना को बनाना, कार्यक्रमों को बनाना, समुदाय स्तर पर संस्थानों क्षमताओं को संगठित और सशक्त बनाना। इसके अलावा ज्ञान जानकारी क्षमता स्तर पे काम करना, जेंडर असमानता को काम करना, सूचना प्रबंधन, पूर्व चेतावनी। दोस्तों ये जो शब्द अगर आप लिख के आ गए मौज आ जाएगी। ठीक है, आपदा न्यूनीकरण के लिए ह्योगो संरचना आप समझ गए, 2005 के अंदर बना था, और वही पॉइंट आपको लिखने हैं। सेंडाई संरचना देख लो, सेंडाई संरचना क्या है? जून 2005 में सेंडाई जापान के अंदर एक सिटी है, तो वहां पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण पे एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। जून 2015 सेंडाई फ्रेमवर्क जापान के अंदर बना। तो यहां पर भी वही सारे सेम पॉइंट जो रटे हुए हैं हमने, आपदा जोखिम को समझना, आपदा जोखिम का प्रबंध करने के लिए आपदा जोखिम के शासन संचालन को मजबूत करना, तो स्थानीय स्तर पे, क्षेत्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पे रोकथाम करना, स्थिति स्थापन के लिए, यानी कि कहीं पे भूकंप आ गया, नुकसान हो गया, वापस उस शहर को बनाना, ये स्थिति स्थापन होती है। फिर पुनरुत्थान, पुनर्वास, पुनर्निर्माण के लिए सरकारों को काम करना, ये आप सेंडाई फ्रेमवर्क के पॉइंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2030 तक जो हमारे 17 सतत के विकास के लक्ष्य हैं उसके अंदर भी यही शामिल है कि आपदा से प्रभावित क्षेत्रों को वापस से उन्हीं हाल में
लेके आना। अब आपदा प्रबंधन की कार्य नीतियां भारतीय संदर्भ में क्या हो सकती हैं? जैसे कि दोस्तों, भारत के अंदर 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया गया था। उसके अंदर दोस्तों एक राज्य स्तर पे बनाया गया, एक जिला स्तर पे, एक राष्ट्रीय स्तर पे विभाग बनाया गया था। समझ में आ रहा है? और दोस्तों मैं आपको कुछ, अगर आप याद रख सकते हैं, तो लातूर महाराष्ट्र के अंदर अर्थक्वेक आया था 1993 में। मालपा में लैंडस्लाइडिंग आई थी 1994 में, आगे लिखा हुआ है। उड़ीसा के अंदर, जो कि आपको लास्ट चैप्टर में दे भी रखा है, महाचक्रवात आया था। भुज भूकंप आया था। भारतीय सुनामी 2004 तमिलनाडु के अंदर आया था। कोसी कोसी ठीक है, उत्तराखंड में है कोसी। और उत्तराखंड बाद 2013 चेन्नई और केरला के अंदर 2018 में चक्रवात आया था। तो भारत सरकार के द्वारा दोस्तों क्या क्या प्रयास किए गए हैं, जैसे कि 1999 के अंदर जेसी पंत की अध्यक्षता में, जेसी पंत दोस्तों एक आईएएस ऑफिसर थे, जेसी पंत, इन्होंने आपदा प्रबंधन पर एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया था। तो जेसी पंत समिति है दोस्तों, आपदा प्रबंधन से रिलेटेड, बस इतना याद रखना, जेसी पंत समिति, जेसी पंत समिति। और 2005 का आपदा प्रबंधन अधिनियम याद आपको रखना है, ठीक है। और सभी राज्यों में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाया जाएगा, और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी हर जिले में बनाया जाएगा। और भारत है वो सेंडाई फ्रेमवर्क की बातें ध्यान में रखता है। तो दोस्तों भारत के द्वारा ये सब प्रयास किए गए हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 14 भी कंप्लीट, आपदा प्रबंधन रणनीतियां, डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। चलो दोस्तों पूरी किताब करते हैं, ठीक है, अपन यूनिट नंबर 15, ताकि सेटिस्फेक्शन हो कि पूरी किताब कर लिया है। उड़ीसा, अभी भारत के अंदर कौन कौन सी चक्रवात तूफान वगैरह आए हैं? उड़ीसा के अंदर आया एक 1999 के अंदर, भुज भूकंप के बारे में पढ़ लेंगे। भारतीय सुनामी 2004 के अंदर आई थी। उत्तराखंड की बाढ़ 2013 के अंदर, और चक्रवात फैलिन 2013 के अंदर आया था। तो फटाफट से पढ़ लेते हैं, बस तारीख ही याद कर लो आप। जैसे कि उड़ीसा में जो साइक्लोन चक्रवात आया था 1999 के अंदर आया था, ठीक है। उड़ीसा के अंदर टोटल 30 जिले हैं, वहां पर 6 दिन तक लगातार तेज हवाएं बहती रही, ठीक है। तो वहां का जो 1200 किलोमीटर का एरिया है काफी तबाह हो गया, 14,000 गांव नष्ट हो गए, और 4 लाख जानवर मर गए वहां पे। कहां पे? उड़ीसा के अंदर, जो कि 1999 के अंदर आया था, ठीक है। आगे आप याद रखें कि मतलब, अब देखो आपको मन के हिसाब से डेटा लिख के आ जाने हैं। जैसे कि उड़ीसा के अंदर 1999 के अंदर, ये तो याद है आपको, साइक्लोन आया, लेकिन कितने लोग मरे, कितने जख्मी रूप से घायल हुए, कितने जानवर मरे, आपको अपने मन के हिसाब से लिख के आ जाना है। चलो अपन थोड़ा सा और कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। और कंप्लीट कर लेते हैं अपन कि उड़ीसा के अंदर चक्रवात साइक्लोन आया था 1999 में, कितने जानवर मर गए, कितने लोग मर गए, तो आपको अपने हिसाब से लिख के आ जाना है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे ये प्रयास और लिखना है कि सेना ने, एनडीआरएफ ने, जिला प्रशासन ने, ठीक है, किस तरह से जानवरों की रक्षा की, ठीक है। कर्मचारी, गैर सरकारी संगठनों ने, मतलब कि जानवरों की और इंसानों की हेल्प की थी बीमारियों में, ठीक है। आपको ये याद रख देना है। फिर दोस्तों इसी के आधार पर उड़ीसा में जो साइक्लोन आया था 1999 में, तो एक उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का निर्माण किया गया था, ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद में गुजरात में भुज में एक भूकंप आया था 2001 के अंदर, ये याद बस रखना है आपको, ठीक है। गुजरात के अंदर 33 जिले हैं टोटल, और वहाँ पर भी दोस्तों इसी तरह के डेटा याद रख सकते हैं कि जैसे कि 7300 गांव तबाह हो गए, ठीक है, और लगभग 12 लाख मकान खराब हो गए, ठीक है। और इसके अंदर मृत्यु, मलबे के अंदर दबने से भी ज़्यादातर मृत्यु, 20,000 लोग मर गए, ठीक है। बस ये याद रखना है कि आसपास का जामनगर और पाटन, अहमदाबाद, राजकोट, ठीक है, आसपास की जो जगह है उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा, ठीक है। और इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा आपदा राहत कोष से काफ़ी ज़्यादा सहायता मिली, ठीक है। एनडीआरएफ, आर्मी ने कितनी हेल्प की, और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष, नेशनल कमिटी कॉन्टीजेंसी फंड, एनसीसीपीएफ कहते हैं उसको, तो उससे भी इसको हेल्प मिला, ठीक है। तो इसमें भी पुनर्वास, पुनर्निर्माण का कार्य किया गया, ठीक है। और गुजरात, राष्ट्रीय स्तर पर गुजरात प्रथम राज्य है जिसने राज्य स्तर पर सितंबर 2002 में आपदा प्रबंधन नीति की रचना की थी, ये आपको याद रख देना है, ठीक है। आगे एक और पढ़ते हैं अपन फटाफट से। भारतीय महासागर सुनामी जो तमिलनाडु के अंदर 2004 के अंदर आया था, बस ये याद रखना है। तो दोस्तों ये जो सुनामी है वो इसलिए आया था क्योंकि इंडोनेशिया में जो सुमात्रा नाम की जगह है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भयंकर तूफान आया था जो कि तमिलनाडु के तट पे टकराया था 26 दिसंबर 2004 को। बस ये याद रखना, कितना नुकसान हुआ है वो अपने को मन से बना के लिखना है। तो तमिलनाडु के बहुत तटीय जिलों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, जैसे कि चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम,
नागापट्टिनम, तिरुवरूर, तंजावुर, इनका जिलों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान। तो इस नुकसान को भरपाई करने के लिए सरकारों ने, स्थानीय सरकारों ने, गैर सरकारी संगठनों ने, नागरिक समाजों ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। प्रधानमंत्री राहत कोष से काफ़ी ज़्यादा पैसे वगैरह भी मिले, और पर जो मतलब जो घायल हो गए, मर गए, ठीक है, उनको भी राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष से काफ़ी ज़्यादा पैसे वगैरह मिले। तमिलनाडु सरकार ने खुद सहायता की थी। ये आपको लिखना है। और लिख सकते हैं ग्रामीण सूचना केंद्र बनाए गए थे तमिलनाडु में जब साइक्लोन वगैरह आए, बस ये लिखना है। अपने को डेट याद रखनी है। उत्तराखंड की बाढ़ आई थी 2013 के अंदर, तो 14 से लेकर 17 जून 2013 में उत्तराखंड के जो चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और उत्तरकाशी, ये ज़िले काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए, ठीक है। भारत का जो मौसम विभाग है, IMD, तो उसके अनुसार काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नुकसान वगैरह हुआ, काफ़ी ज़्यादा लोग लापता हो गए, ठीक है। केदारनाथ, गौरीकुंड, पैदल मार्ग काफ़ी सारे तबाह हो गए, और वही आपको अपने हिसाब से फिर लिख देना है, ठीक है। और आगे आपको लिखना है चक्रवात फैलिन। चक्रवात फैलिन और समझ लो बस, फिर अपना चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट। तो देखो, चक्रवात फैलिन 12 अक्टूबर 2013 को बरहमपुर उड़ीसा की समुद्री तटीय रेखा को पार कर गया। मतलब उड़ीसा को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था चक्रवात फैलिन ने। तो इसकी वजह से 13 मिलियन लोगों का जो जीवन है वो प्रभावित हुआ था, ठीक है। काफ़ी लोग यहाँ पे मर गए, और गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए गए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अच्छा काम किया, ये लैंग्वेज आपको लिखनी है, ठीक है। 36 मिलियन लोगों ने पहले ही घर छोड़ दिया, ठीक है, अपने हिसाब से लिखना है। उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन ने अच्छा काम किया। इसके अलावा CRPF ने अच्छा काम किया, ठीक है। उड़ीसा पुलिस ने अच्छा काम किया। इंडियन एयरफोर्स ने अच्छा काम किया। घायलों तक और मृतकों तक सहायता, मतलब मृतकों के परिवार तक सहायता पहुंचाई गई, और घायलों को वहां से निकाला गया। अग्निशमन सेवाएं, भारतीय वायुसेना, पुलिस ने अच्छा काम किया, ठीक है। तो यही सब पॉइंट है, वो आपको याद रखना। चक्रवात फैलिन है वो उड़ीसा से रिलेटेड है, और उत्तराखंड की बात 2013 के अंदर आई, और तमिलनाडु के अंदर 26 दिसंबर 2004 को तूफान आया था। भुज में भूकंप 2001 में आया। उड़ीसा में जो साइक्लोन है वो 1999 के अंदर आया। तो दोस्तों, इस तरह से हमने पूरी किताब कंप्लीट कर ली है, चैप्टर नंबर 15 तक। इस वीडियो को वापस से देख लेना, अभी मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ डायरेक्ट। तो आपके पास में काफ़ी सारा टाइम है, तो आप इसको वापस से आधे घंटे के अंदर और देख सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन सपोर्ट करने के लिए। हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।